हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन मई 2022 का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर में यहाँ पर करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के काम की हो जाती हैं। स्पेशली यूपीएससी के अंदर अगर आप देखें तो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये जो पत्रिका यहाँ पर आती है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र मैगज़ीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके यहाँ से आते हैं। अलग अलग तरीके की स्कीम्स इसके अंदर में यहाँ पर कवर की गई हैं। आप अगर कवर पेज को ही नोटिस करना शुरू करें तो लिखा हुआ है रूरल कनेक्टिविटी। रूरल एरिया में अलग अलग तरीके की कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, हॉस्पिटल कनेक्टिविटी हो, सभी चीज़ों को पहुँचाने के लिए किस किस तरीके के वर्क यहाँ पर किए गए हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल इस मैगज़ीन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें आप किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे और तो आगे देखते हैं। इसकी अच्छा पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मार्केट से ख़रीदेंगे तो 22 रुपये की ये मैगज़ीन आती है और बहुत सारी जगहों पर मिलती भी नहीं है, इसीलिए इसको हम अवेलेबल कराते हैं। इंग्लिश में भी होगी और हिंदी भाषा में भी ये मैगज़ीन है। दोनों भाषाओं में मैगज़ीन आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से काम के हो जाते हैं। तो पहले आर्टिकल की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट आर्टिकल ये कह रहा है कि ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में इसके बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो रूरल रोड्स हैं वो किस तरीके से अपनी प्रकृति, अपनी नेचर को चेंज यहाँ पर कर रही हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है, इस पूरी स्कीम के बारे में भी बताया गया है, तो हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 69% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रह रही है। 69% इंडिया की पॉपुलेशन का मतलब है लगभग 90 करोड़ लोग इंडिया की जो हैं वो रूरल एरिया में यहाँ पर रहते हैं और लगभग 6.5 लाख के करीब विलेजेस हमारे पास यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करने की कोशिश करें, बहुत सारे फार्मर्स इसके अंदर हैं। लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स रूरल इंडिया के अंदर रहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि रूरल एरिया में जो ऑक्यूपेशन यहाँ पर किए जाते हैं उसमें कल्टीवेशन आता है, एग्रीकल्चर बहुत सारे लोगों के सब द्वारा कृषि की जाती है, रूरल आर्टिजनरी आती है, रिटेल बिजनेस आते हैं, स्मॉल सर्विसेज है, लेबर है। ये सब चीज़ें जो हैं वो रूरल एरिया में मेजर बिजनेस के रूप में उभर करके आते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग यही काम यहाँ पर करते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन हमने देखा, जनसंख्या ज़्यादा है रूरल एरिया में, अर्बन एरिया की तुलना में 69% जनसंख्या रूरल एरिया के अंदर है। तो यहाँ पर जो आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ हैं वो भी प्रिवलेंट हैं। लोगों की अपनी लाइफ है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, उनका जीवन स्तर यहाँ पर सुधारना है। तो उसके लिए हर तरीके का इम्प्रूवमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करना पड़ेगा। डिमांड क्रिएट ना भी हो रही हो तो भी आपको वहाँ पर जो है वो ये चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अगर आप ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल ये सब अवेलेबल कराओगे तो आप क्या है कि सोशल जस्टिस अवेलेबल करा सकते हो, सामाजिक सुरक्षा अवेलेबल करा सकते हो, इकोनॉमी की इंक्लूसिव ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ इक्विटेबल जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगी। पिछले आप देखो कि लगभग 75 साल स्वतंत्रता को यहाँ पर हो गए हैं इंडिया की। हमने बहुत कुछ यहाँ पर किया है। बहुत सारे नए इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्रीज हैं, प्लानर्स हैं जो कि पॉलिसीज़ को प्लान करते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। उन्होंने हर समय रूरल इंडिया को मजबूत बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो आपको रूरल सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। रूरल एरिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट इस वाले चैप्टर के अंदर हम सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पर करने वाले हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए आप जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स की सुविधा को अवेलेबल करा सकते हैं। मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो रोड के जरिए तो जाएगा, प्लेन से थोड़ी जाएगा ग्रामीण एरिया के अंदर। ओके, तो रोड एरिया के ज़रिए काम यहाँ पर होगा। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सड़क बनानी है तो उसके लिए लेबर चाहिए होगी, कहाँ से आएगी? ग्राम से आएगी, गांव से आएगी, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे तो ये सब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ेगा और रोड बेहतर होंगी तो कंपनियाँ भी वहाँ पर आएंगी। ओके, तो इस तरीके से हम जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं। फार्म सेक्टर हो यानी एग्रीकल्चर सेक्टर हो या नॉन फार्म प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हों, अलग अलग तरीके के और इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो सकती हैं, वो सब आपकी कुल मिला करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम के रूप में उभर करके यहाँ पर आएंगी। अब बात यह आती है कि हमें रूरल कनेक्टिविटी की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें रूरल एरिया में रोड्स डेवलप करनी है, क्यों करें हम रूरल एरिया में रोड्स डेवलप क्यों करें। तो आप अगर नोटिस करने की कोशिश करें तो रूरल एरिया में अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें मार्केट लिंकेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब किसान है, किसान ने अपना प्रोड्यूस जो है वो यहाँ पर
लिया, ठीक है, उसको मंडी तक लेकर के जाना है तो रोड के जरिए लेकर के जाएगा, यानी मार्केट से कनेक्ट उसको यहाँ पर होने के लिए रोड की कनेक्टिविटी या रूरल कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सप्लाई चेन को मैनेज करना है तो उसके लिए भी आपको रूरल कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। सप्लाई चेन को मैनेज करना मतलब यह है कि रूरल एरिया में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, ठीक है, तो वो अगर फैक्ट्री तक पहुंचाने से, जैसे आप गन्ने का एग्जांपल लो, वो फैक्ट्री तक पहुंचाना है तो उसके लिए आपको रोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो कनेक्टिविटी ज़रूरी है। उसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। आसपास एजुकेशन फैसिलिटी होंगी और जो आपका जीवन स्तर है वो यहाँ पर बढ़ेगा, शिक्षा आपको अवेलेबल होगी। मेडिकल फैसिलिटीज़, बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाती हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हाथों हाथ हासिल होंगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा वैसे वैसे। तो रूरल कनेक्टिविटी लोगों को एम्पावर करती है, उनको मोटिवेट करती है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, तो इसलिए हमें जो है वो ये रूरल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की ज़रूरत है ताकि मार्केट से कनेक्ट हो सकें। ओके, प्रोडक्ट सर्विसेज में एक्सेस हम हासिल कर सकें, तो इसीलिए हमें रूरल कनेक्टिविटी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ओके, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद रूरल रोड की ग्रोथ अगर हम देखें, मतलब कंट्री में 75 साल हो गए, डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो किस तरीके से रोड नेटवर्क जो है यहाँ पर बढ़ा है, तो आप याद रखिएगा कि इंडिया में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है। हम रूरल कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करते हैं अलग अलग सुविधाओं से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, मार्केट से, सब अवेलेबल यहाँ पर कराया जाता है और इसके लिए लगातार जो एफर्ट हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के समय से ही हमने इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया था। सही समय पर सही जगह पर वस्तुएं पहुँच जाएँ, ये ट्रांसपोर्टेशन का एक इम्पोर्टेंट साधन रोड के रूप में उभर करके आता है। अगर आप यहाँ पर जो है वो फोकस करें तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि 1950-51 में हमारे पास जो टोटल रोड की लेंथ थी वो थी हमारे पास 4 लाख किलोमीटर। उसमें से 2 लाख किलोमीटर हमारे पास जो है वो रूरल एरिया में रोड थी, यानी कि 50% रूरल एरिया में रोड का कवरेज यहाँ पर आपको पता चलता है स्वतंत्रता के समय। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 2018, 19, 20 के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि पूरे इंडिया में लगभग 64 लाख के करीब, 64 लाख किलोमीटर के करीब रोड्स यहाँ पर हैं, जिसमें से कि 45 लाख जो हैं वो आपकी रूरल एरिया में, यानी कि कवरेज कितना है, 70% से ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब आपकी स्वतंत्रता हुई थी तब रूरल रोड का कवरेज था 50%, लेकिन अब बढ़ करके यहाँ पर हो गया है 70%। तो 20% का इजाफा रूरल एरिया में हमने यहाँ पर किया है। तो इस साफ साफ पता चलता है कि फ़ायदा यहाँ पर पहुँचाया है। सरकार की स्कीमों ने, बहुत सारी और स्कीमें उन्होंने भी फ़ायदा पहुँचाया है। अब रूरल रोड यहाँ पर बनाई गई, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रोड ग्राम सड़क योजना के अंदर में बनाई गई हों, और भी चीज़ें हैं, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, जो 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर मौजूद है, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, उनके द्वारा भी रोड बनाई जाती हैं। आपकी ग्राम सड़क योजना तो है ही, उसके अलावा जो स्टेट के PWDs डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी बनाई जाती है। तो रोड्स जो हैं वो रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी समय से यहाँ पर बनती हुई आ रही हैं। मैंने आपको इसके बेनिफिट बताए, आर्थिक बेनिफिट मिलेंगे, सामाजिक बेनिफिट मिलेंगे, लोगों में जो है वो बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है और स्पेशली फार्मर्स हैं उनके लिए इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो फार्मर्स की इनकम भी डबल करनी है, 2022 तक ये लक्ष्य था। ओके, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि रोड की लेंथ यहाँ पर कितनी थी, किस तरीके से यहाँ पर बढ़ी। ओके, तो एट प्रेजेंट कितनी है, लगभग 70% से ज़्यादा रोड जो हैं वो रूरल एरिया में मौजूद हैं, जितना भी रोड नेटवर्क इंडिया में मौजूद है उसमें से। ओके, उसके बाद 70% तो ये हो गया। इसके अलावा ये रूरल एरिया के अंदर हो गई। डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हैं 9%, अर्बन रोड्स भी हैं 8%, स्टेट हाईवेज़ कितना है, 2.82% है टोटल रोड नेटवर्क का, और नेशनल हाईवेज़ कितना है, 2.08% है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, तो 2.08% मैंने आपको नेशनल हाईवे यहाँ पर बताए। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना कि स्टेट हाईवेज़ का जो नेटवर्क है वो ज़्यादा लंबा है कंपेयर टू द नेशनल हाईवेज़ की तुलना में। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं ग्राम सड़क योजना के बारे में, जो कि मेन स्कीम इसके अंदर में निकल करके आती है, जिसने एक रेवोल्यूशन यहाँ पर लाया, एक बदलाव यहाँ पर लाया रूरल रोड कनेक्टिविटी के लिए। ये स्कीम हमने इसलिए शुरू की थी कि एक तरीके से पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएंगे। भाई मार्केट लिंकेजेस अवेलेबल होंगे, किसान की फसल बर्बाद नहीं होगी, समय पर मार्केट में पहुंच जाएगी, उसकी इनकम रहेगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हमने स्कीम शुरू की थी 25 दिसंबर 2000 में इसको यहाँ पर हमने लॉन्च किया था। तब से लेकर के अब तक यहाँ पर चलती हुई आ रही है।
हमने इसके अंदर कहा था कि जो रोड कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करेंगे और एक बार में ही ऐसी रोड तैयार कर देंगे जो हर तरीके के मौसम को झेल सके, बारिश पड़ रही हो, सूखा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, रोड वहाँ पर बनी हुई होनी चाहिए, एक्सेस वहाँ पर हर टाइम होनी चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑल, मतलब सिंगल ऑल वेदर रोड हमें यहाँ पर प्रोवाइड करानी थी। हमने बहुत सारी जगहों पर ये रोड अवेलेबल कराई। पहले हमने फोकस किया कि लगभग 500 प्लस वाली पॉपुलेशन पर फोकस करेंगे। ओके, फिर हमने यहाँ पर देखा कि भाई चलो 500 प्लस वाली हो गई, तो अब हम 250 प्लस पॉपुलेशन जहाँ पर रहती है वहाँ पर फोकस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो वर्क शुरू हुआ। पहले फेज़ में हमने कुछ ऐसे स्टेट्स पर फोकस किया जिसमें 500 प्लस से ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या रहती थी, जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल है, असम है, ठीक है, ऐसे सभी स्टेट्स हैं। या फिर कुछ स्टेट हैं जो कि शेड्यूल 5 में आते हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ यहाँ पर हैं, उनमें सब ने हमें यहाँ पर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया और इस तरीके से रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर हो। तो एक पॉइंट आपको जो यहाँ से मिला वो यहाँ पर ये है कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हमने यहाँ पर प्रोवाइड की। पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से ये चीज़ें चलती रहीं और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जो भी एग्जिस्टिंग रोड सन 2000 में यहाँ पर थी उन सभी को अपग्रेड भी यहाँ पर जो है वो किया गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा और फोकस करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अब तक 2 फेज़ निबट चुके हैं। इस समय जो चल रहा है वो तीसरा फेज़ यहाँ पर चल रहा है। तीसरा फेज़ मतलब हमने टारगेट उठाए होंगे, टारगेट उठा करके उनको पूरा करने की कोशिश की होगी, कुछ रह गए होंगे तो दूसरे फेज़ में किए, दूसरे में रह गए तो तीसरे में हमने यहाँ पर किए। अगर आप देखें टोटल लेंथ रोड की जो कंप्लीट यहाँ पर हुई है, फ़ेज़ 1 के अंदर लगभग 6 लाख किलोमीटर की रोड हमने तैयार की। फ़ेज़ 2 के अंदर हमने 46,000 किलोमीटर की जो रोड है वो तैयार की और फेज़ नंबर 3 जो इस समय यहाँ पर चल रहा है उसमें 23,000 की अब तक जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ब्रिज भी यहाँ पर बनाए गए, रोड्स भी बनाई गई, ब्रिज वर्क्स कंप्लीट भी यहाँ पर हुए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। अब ये आपकी ग्राम सड़क योजना यहाँ पर हो गई। इस तरीके से आपकी ग्राम सड़क योजना ने वर्क किया। लेकिन सिर्फ ग्राम सड़क योजना ही नहीं, कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको कहते हैं हम वामपंथी से जुड़े हुए, ठीक है, यानी इंग्लिश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज़ इनको यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर सिंपली ऐसे ही रोड नहीं बना सकते, खतरा बहुत ज़्यादा रहता है सुरक्षा का। इसलिए यूनियन कैबिनेट ने 2016 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज़। ओके, यहाँ पर ये जो आपका पर्टिकुलर स्कीम है, इस स्कीम में हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे एरियाज़ पर फोकस करेंगे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ हैं। ऐसे लगभग 8 से 9 स्टेट या 12 स्टेट देखने के लिए मिलेंगे जहां पर ये फोकस जो है वो किया गया और इस तरीके से वर्क लिया गया। अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर जो एरिया है आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया है, यहाँ पर लगभग 5,000 किलोमीटर की रोड्स जो हैं वो तैयार की गई हैं। ये सब काम भी ग्राम सड़क योजना के अंदर में ही हो रहा है, बस एक पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करके इस काम को यहाँ पर अंजाम दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, सड़क बन गई, हमने अलग अलग एरिया में सड़कें प्रोवाइड की, लेकिन आपने सुना होगा कि जब आप रोड बना रहे हो, आपने बनती हुई भी देखी होगी, तो रोड बनाते टाइम आप तार का भी इस्तेमाल करते हो और आज जो है वो बिटुमिन का भी इस्तेमाल करते हो। जो ब्लैक लिक्विड वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसको बिटुमिन कहा जाता है। तार जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, ओके, तो इसका यूज़ कम किया जाता है। बिटुमिन जो है वो उसकी विस्कोसिटी, उसकी श्यानता जो है वो ज़्यादा होती है, यानी आसानी से बहता नहीं, तो बिटुमिन का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो कोल के सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हैं, मतलब कोल का यूज़ करके इन चीज़ों को बनाया जाता है। तो कोल का यूज़ करके अगर इन चीज़ों को बनाया जाता है तो यहाँ से भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल जो है वो निकलते हैं। कोल को बर्न करके आप इनको गर्म करोगे और गर्म करने के बाद रोड को आप यहाँ पर बिछाओगे, ओके, तो उसमें भारी मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल है वो यहाँ पर यूज़ होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस वगैरह आती हैं। यानी कि रोड को कंस्ट्रक्ट करना एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो तरीका है वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि ग्राम सड़क योजना जब हमने लॉन्च की, स्पेशली फ़ेज़ 3 के अंदर, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में तो हमारे लक्ष्य कुछ और थे, हमें स्पेशली यही चीज़ पर फोकस करना था कि रोड बन जाएं, लेकिन रोड का नेटवर्क काफ़ी बढ़ गया, तो अब हमें फोकस करना है ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ। रोड को बनाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो उसके लिए जो लोकली अवेलेबल मटीरियल है उसका यूज़ किया जाए। लोकली अवेलेबल मटीरियल का यूज़ करने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, ओके, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आप मटेरियल इतनी दूर से लेकर के आते वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है और ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी यहाँ पर रहती हैं। ओके, अगला पॉइंट जो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि ग्राम सड़क योजना फ़ेज़ 3 के अंदर साफ साफ ये बात कही गई है, हर एक स्टेट को लागू करनी है कि जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं, जितनी भी लंबी आप रोड तैयार कर रहे हैं, उस रोड का 15% हिस्सा
वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ होना चाहिए। ओके, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे आपका ये बना हुआ होना चाहिए, स्पेशली वेस्ट प्लास्टिक रोड बेसिकली 15% की होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि ये मैंडेटरी है, 15% आपको सड़क जो है वो प्लास्टिक वेस्ट से यहाँ पर जो है वो बनानी है। और इसके मतलब एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा, इससे लगभग 15% जो रोड है वो तो यहाँ पर कम से कम प्लास्टिक से बनेगी। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है जिसको डिस्पोज वगैरह करना पड़ता उसको आपने इस तरीके से यहाँ पर रिसाइकिल करके यूज़ कर लिया। तो इससे क्या है कि एक्सपेंडिचर वगैरह कम हो जाएगा जो आप प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर खर्च करते। रोड की जो लाइफ है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगी, रोड की सेफ्टी भी यहाँ पर अच्छी रहती है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में ही कुछ और टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाती हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है आपकी कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी। आपसे जस्ट पूछा जा सकता है कि कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी अभी अभी न्यूज़ के अंदर थी, ये कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी क्या है? तो याद रखना ये रोड कंस्ट्रक्शन की एक नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो बिटुमेन यहाँ पर होता है जिसको रोड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया बिटुमेन क्या होता है। ओके, उसको जो है वो बेसिकली आप गर्म नहीं करते, हीट नहीं करना पड़ता। तो हीट नहीं करने का मतलब यहाँ पर है कोल को बर्न करना नहीं पड़ेगा। तो कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर कोल को यहाँ पर बर्न नहीं किया जाता, बिटुमिन को हीट नहीं किया जाता, और इसीलिए ये जो है वो आपका फ्यूल को भी सेव करता है और एनवायरनमेंट को भी सेव करता है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है। इसके अलावा आप वेस्ट प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हो। कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, इसका यूज़ कर सकते हो। आप जियो टेक्सटाइल का यूज़ कर सकते हो। फ्लाई ऐश जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है आप उसका यूज़ कर सकते हो। आयरन कॉपर स्लैग जो इंडस्ट्रीज से निकल करके आता है आप उसको भी रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये नई टेक्नोलॉजी है, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ आपने कर लिया, ठीक। आपको कैसे पता कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ? रोड कैसी बनी है, रोड की क्वालिटी कैसी है, उसमें सामान कैसा यूज़ हुआ है? तो ग्राम सड़क योजना के अंदर यहाँ पर मेंटेनेंस इफ़र्ट पर फोकस किया गया है। मतलब रोड जो है वो सेफ़ है, ड्यूरेबल है या नहीं है, इस चीज़ को देखने के लिए एक अलग से जो सॉल्यूशन यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया। ग्राम सड़क योजना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड यानी ई मार्ग नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस प्लेटफॉर्म के अंदर साफ सी बात है, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितनी सेफ़ रोड है। रोड जब बनाई गई उसमें कोई इशू तो नहीं रह गए, किसी तरीके के मेंटेनेंस के कंसर्न तो नहीं रह गए, ठीक है। उन सबको यहाँ पर हमें ख़त्म करना है। तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई मार्ग। तो ये प्लेटफॉर्म है, नाम याद रखना। और ये किसके अंदर में आ रहा है? तो ग्राम सड़क योजना के अंदर में इसको हम यूज़ करेंगे। रोड्स सही हैं या नहीं है इन चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। आपने ये भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इश्यूज़ रह जाते हैं, कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं जिनको पूरा करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये इश्यूज़ और चैलेंजेस जो हैं अगर हम इनको यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि रूरल एरिया में हमने कनेक्टिविटीज़ अवेलेबल करा दी, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, मार्केटिंग, लेकिन चेकिंग भी हो गई, ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आपको मिलेगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ स्टेट हैं जिन्होंने 100% रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड भी करा दी है। कुछ स्टेट्स में लो लेवल कनेक्टिविटी प्रोवाइड है। ओके, तो क्यों ऐसा है? वहाँ पर जो बताया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि फंड्स जो हैं वो इनएडिक्वेट निकल करके आ रहे हैं। मतलब एक बार रोड बन गई तो बन गई, दोबारा मेंटेनेंस के लिए कोई फंड नहीं आता, अपग्रेडेशन के लिए फ़ंड नहीं आता, रिहेबिलिटेशन के लिए कोई फंड नहीं आता रूरल रोड्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो पता लगता है वो ये है कि जो स्टेट्स को फंड्स मिलते हैं वो इनसफिशिएंट हैं, मेंटेनेंस वगैरह के लिए सारे फंड्स जो हैं वो नहीं मिलते। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, विलेज रोड्स तो हैं ही हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वहाँ पर भी जो फंड्स हैं वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, लिमिटेड फंड्स ही यहाँ पर दिए जाते हैं, जिससे कि हम अपग्रेडेशन नहीं कर पाते रोड्स का, रोड की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके से आपको मिलेगा कि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो रोड के लिए बनाए गए थे वो वहाँ पर नहीं टिक जाते क्योंकि फ़ंड की कमी रह जाती है। ओके, तो ये चैलेंजेस निकल करके आते हैं, फ़ंड का एक बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर निकल करके आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, रूरल रोड्स जो हैं वो बहुत सारी पंचायत के द्वारा भी बनाई जाती है। मैंने बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा रोड्स बनाई जाती हैं। ओके, अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पैसा कहाँ से आता है? तो उसको पैसा देता है फाइनेंस कमीशन, जब अपनी बेसिकली वो
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, 15th फाइनेंस कमीशन है जैसे, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, ग्रांट्स वगैरह भी देते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तो वो सब यहाँ पर इसको रोड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिलता है। तो ये एक तरीके से टाइड और अनटाइड ग्रांट्स होती हैं, मतलब उनको एक स्पेसिफिक पर्पज़ के रूप में यूज़ कर सकते हो। अगर सड़क ख़राब है और गवर्नमेंट ने कह दिया कि सड़क नहीं, इसको हॉस्पिटल पर ही खर्च करना है, तो उसको हॉस्पिटल पर ही खर्च करना पड़ेगा, चाहे हॉस्पिटल के सामने की सड़क ख़राब हो, ठीक है, ये मिलेगी। इसके अलावा मनरेगा प्रोग्राम है, उसके अंदर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब मनरेगा के अंदर जो 100 डेज़ का अनस्किल्ड वर्कफोर्स यहाँ पर वर्क प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंदर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब उसके अंदर में भी रोड्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझने में आएंगी। ओके, अब दो इशू यहाँ पर क्रिएट हो गए। ये सब अनटाइड और टाइड ग्रांट्स का भी इशू यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा क्वालिटी बेंचमार्क जो हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं रहते। ओके, क्वालिटी बेंचमार्क का सीधा संबंध इनएडिक्वेट फंड से यहाँ पर हो जाता है, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। ओके, तो ये इशू मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। कुछ डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान्स ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान्स मतलब डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर रोड्स बन रही हैं तो वहाँ पर जो प्लान्स तैयार होंगे कि किस तरीके से रोड बनेगी, उनमें खामियां देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। मतलब स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन नहीं रखे जाते। ऐसे ही बहुत सारे आपको मिलेंगे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं, उसके अंदर भी आपको जो प्रोसीजर हैं वो उस तरीके के नहीं होते जिस तरीके के यहाँ पर होने चाहिए। तो फंड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर करके आता है रोड प्रोजेक्ट के अंदर, और जो फंड हैं अगर एडिक्वेट नहीं प्रोवाइड किए गए तो फिर ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब फंड क्यों कम रह जाते हैं? फंड इसलिए कम रह जाते हैं क्योंकि आपने हो सकता है कोई दूसरी और स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर दी हो जिसके लिए आपको फंड देने हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम यानी ग्राम सड़क योजना स्कीम में से फंड की कटौती करोगे और उसको डाइवर्ट कर दोगे दूसरी स्कीम्स की तरफ। तो ये चुनौतियाँ यहाँ पर निकल करके आती हैं। उसके अलावा जो टाइमली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है वो भी यहाँ पर नहीं होते। मतलब टाइम पर जो रोड है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आपने ई मार्ग बना दिया, लेकिन क्या वो काम कर रहा है? ठीक है, ग्राउंड लेवल पर तो हाँ करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। कभी कभी कुछ जगहों पर नहीं होता, मॉनिटरिंग नहीं होती, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है। तो टाइम जो है वो मतलब क्वालिटी जो है वो टेस्ट होनी चाहिए समय समय पर। और हर जो रोड प्रोजेक्ट है वो लगभग टाइम मैनर में जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। स्टेट्स के ऊपर ये बाउंडेशन होनी चाहिए कि आप जो है वो 5 साल में इस रोड को बना दोगे या फिर इतने समय में इस चीज़ को हो जाना चाहिए। और मॉनिटरिंग भी एक रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ सुझाव भी यहाँ पर हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कुल मिला के अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी स्कीम सरकार ने चलाई हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कुछ सेक्टर स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार का काफ़ी अच्छा फोकस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे असेट क्रिएशन हो। असेट क्रिएशन का मतलब यहाँ पर होता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन यहाँ पर हो रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, ब्रिज बन रहा हो, ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं तभी काम होता है। उसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है लाइक नाबार्ड वगैरह हैं जो कि एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल बॉडी है। ओके, वो भी रोड्स जो हैं वो तैयार करने का काम यहाँ पर करती हैं। तो हमें अगर आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे पहले जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होना चाहिए। बेटर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होंगी, टेलीकॉम रूरल मार्केटिंग की सर्विसेज अच्छी होंगी, तो अपने आप जो रूरल सेटअप है वो मजबूत होगा। मैन्युफैक्चर है, फार्मर है, सर्विस प्रोवाइडर है, सब यहाँ पर जो है वो आपको हैप्पी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो कुल मिला के ज़रूरी ये है कि आप जो हैं अब ये आपने ग्राम सड़क योजना चलाई हुई है, इसका जो मैंडेट है उसको यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अब आप सिर्फ छोटी रोड्स को नहीं, मेजर जो रूट्स हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने स्कूल से कनेक्ट किया, अब आप इंस्टीट्यूट से भी कनेक्ट कीजिए, सीधे एयरपोर्ट से रोड को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैं आपको कंक्लूजन के अंदर बता रहा हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं कि एस्से को जब आप लिख रहे हैं तब। ओके, तो आप ये सब काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं, उन सब से इनको लिंक कीजिए ताकि ये सुविधा जो है वो और आगे यहाँ पर बढ़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इनिशिएटिव्स आप चला सकते हैं। आपने नया इनिशिएटिव सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। ओके, गति शक्ति के अंदर भी रोड डेवलपमेंट पर एक बहुत ही बड़ा फोकस यहाँ पर किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, पॉवर्टी कम हो जाती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हेल्थ के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ते हैं, हाइजीन, सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सब चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं, इन सब के स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं।
तो ये आपका था पहला आर्टिकल। इसमें आपको पता चला ग्रामीण जो ग्राम सड़क योजना है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है और क्या क्या चुनौतियाँ उसके अंदर रह जाती हैं। ओके, तो अब जो है वो आ जाते हैं अपने मई 2022 की कुरुक्षेत्र मैगजीन और उसका दूसरा चैप्टर दैट इज़ कोल्ड रूरल हेल्थ सर्विसेज। मैंने बताया रोड हो गई, ठीक है। हॉस्पिटल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए इस दूसरे चैप्टर में मिलेंगे कि हॉस्पिटल का क्या इशू है और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आपका हेल्थ सेक्टर है रूरल एरिया के अंदर, जिसको कहते हैं रूरल हेल्थ केयर सिस्टम, स्वास्थ्य का जो पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। ओके, तो मैंने बताया कि लगभग 6.5 लाख विलेजेस रूरल एरिया के अंदर में इंडिया के अंदर यहाँ पर आपके मौजूद हैं, जिसमें आपकी पॉपुलेशन भी रहती है 69% पॉपुलेशन रहती है। अभी आप देखो कि रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर लगभग 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पर कंट्री की डिपेंड करती है। 69% पॉपुलेशन, लगभग 2/3 पॉपुलेशन तो बैठ ही गई, ठीक है। 66% बैठता है 2/3, तो आप एवरेज में ले सकते हो यहाँ पर लगभग 2/3% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। रूरल एरिया के अंदर जो हेल्थ केयर का नेटवर्क है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक आपका कहलाता है सब सेंटर, एक होता है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर और तीसरा होता है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सब सेंटर सबसे छोटे लेवल पर, फिर प्राइमरी हेल्थ, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। तो ये हिरार्किकल सिस्टम होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, और इस तरीके से आपका सिस्टम वर्क करता है। अभी इसके बारे में और हम यहाँ पर देखेंगे। अब रूरल एरिया में लोग हैं, अगर उनके स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है तो उनको अर्बन एरिया में माइग्रेट करना पड़ता है हेल्थ केयर की सुविधा के लिए। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, रूरल एरिया के अंदर ही मेडिकल सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने काफ़ी स्कीम्स चलाई हुई हैं, लाइक नेशनल हेल्थ मिशन चलाया हुआ है, उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी चलाई हुई है, आयुष्मान भारत मिशन यहाँ पर चलाया हुआ है जिसके अंदर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि जो रूरल अर्बन एरिया के अंदर डिवाइड है या रिच पुअर के अंदर डिवाइड है रिलेटेड टू द हेल्थ केयर, उसको कम किया जा सकता है। स्पेशली कोविड-19 में ये चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव की गई। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रूरल हेल्थ सिस्टम जो है वो यहाँ पर वर्क करता है। तो 3 भागों में रूरल हेल्थ सिस्टम को बांटा गया है, जैसे सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इसके लिए कुछ नॉर्म्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि अगर एक प्लेन एरिया है वहाँ पर अगर 5000 की पॉपुलेशन है तो एक सब सेंटर होना ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। अगर ट्राइबल या हिली एरिया है तो अगर वहाँ पर 3000 की पॉपुलेशन है तो वहाँ पर एक सेंटर होना चाहिए। ऐसे ही प्लेन एरिया में अगर 30,000 की पॉपुलेशन है तो वहाँ पर एक 30,000 की पर पॉपुलेशन पर, मतलब 30,000 की पॉपुलेशन पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना ही होना चाहिए प्लेन एरिया के अंदर। ऐसे ही अगर 1,20,000 की पॉपुलेशन है प्लेन एरिया के अंदर तो वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना ही होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई पॉपुलेशन के नॉर्म क्या हैं। तो सब सेंटर प्लेन एरिया और हिली एरिया में 5,000 3,000, प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्लेन एरिया और हिली एरिया में 30,000 और 20,000, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 और 80,000 का रेशियो बनता है। ओके, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पर जो है वो वर्क करती हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे मिशन की, देखते हैं 1 बाय 1। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इसके अंदर टारगेट किया गया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नाम से स्पष्ट है कि रूरल एरिया में हेल्थ की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया 2005 में, और स्पेशली 18 स्टेट्स के लिए इसका फोकस यहाँ पर था। 18 ऐसे स्टेट जहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जैसे सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इन सभी स्टेट्स में लागू किया गया। आपको ये याद नहीं रहेंगे तो आपको ये याद करने भी नहीं है। इन सभी स्टेट्स में हमने कहा जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट जो हैं वो साथ में मिलकर के काम करेंगे। स्कीम्स प्रोग्राम भी एक दूसरे में मर्ज करके यूज़ की जाएंगी, और इस तरीके से हम जो इन 18 स्टेट के अंदर जो बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम यहाँ पर बढ़ावा देंगे। इसमें मिशन के अंदर एक बात और कही गई कि हम जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं हेल्थ सिस्टम के अंदर वो जीडीपी का 0.9% करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी लो। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इससे ज़्यादा खर्च होना चाहिए। तो मिशन में कहा गया कि 0.9 से बढ़ा करके 2 to 3% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर वो पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए हेल्थ सेक्टर के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। उसके अलावा कुछ और बातें भी की गई। इन्होंने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा काम दो, मतलब उनके ज़रिए जो कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत करो रूरल एरिया के अंदर। ओके, इन्होंने कहा कि हर विलेज का एक हेल्थ प्लान यहाँ पर होना चाहिए।
पंचायत के अंदर विलेज हेल्थ कमेटी होनी चाहिए जो कि स्पेशली फोकस करेगी हेल्थ के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान यहाँ पर होने चाहिए, ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी ये प्लान्स यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें केयर की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, स्ट्रेथन होने चाहिए, वो कैपेसिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि जो मॉडर्न मशीनरी है वो भी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सब जो टारगेट हैं वो रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में उठाए गए। ओके, लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां यहाँ पर जो हैं वो रह गई। उन कमियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ गैप्स जो हैं वो रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर में यहाँ पर रह गए। अब मैं यहाँ पर रेफ़र कर रहा हूँ एनुअल रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट ने कमियां बताई, इसने कमियां भी बताई, कुछ सुझाव, कुछ अच्छाई भी बताई कि जो मिशन लॉन्च किया है इससे कुछ फ़ायदे भी हुए हैं या नहीं हुए। तो इन्होंने कुछ फ़ायदे भी बताए। इन्होंने पहला कहा कि भाई जो रूरल पॉपुलेशन है उसको बेहतर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई हैं जब से मिशन लॉन्च हुआ है तब से लेकर के। एक बात इन्होंने ये बताई, इन्होंने ये भी कहा जो प्राइमरी हेल्थ केयर हैं वो भी यहाँ पर अच्छे होने शुरू हो गए हैं, मतलब उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं, लगभग 84% कवरेज था उसको बढ़ा करके 96% कर दिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अब अवेलेबल यहाँ पर हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी इन्होंने यहाँ पर बताई। प्रॉब्लम क्या बताई? प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, मतलब डॉक्टर का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। डॉक्टर्स की पोस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और कहाँ पर? सब सेंटर पर नहीं, तीनों ही लेवल पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं रूरल एरिया के अंदर। ये इन्होंने कमी जो यहाँ पर देखी। ओके, तो ये एक कमी थी, एक फ़ायदा यहाँ पर हुआ। तो कमी जो है वो मेनली डॉक्टर से रिलेटेड है, लेकिन हम और भी इशूज़ यहाँ पर समझ सकते हैं। लाइक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, सैनिटेशन की सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए। ओके, डॉक्टर्स तो यहाँ पर होने चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा मॉडर्न मशीनरी के बारे में बताया कि वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ सुझाव यहाँ पर हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली रूरल एरिया के अंदर भी उनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल आप यहाँ पर कराओ। टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप जो है वो रूरल एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे कैसे आप करवा सकते हो? तो अभी आपने सुना होगा कि नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं जिसमें हम इंटरनेट कनेक्शन रूरल एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है भारत नेट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमने रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पर बहुत सारे मोबाइल्स प्रोवाइड कराए हैं, हमने वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराए हैं। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए आप जो हैं वो घर बैठे ही ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर ले सकते हो किसी भी सर्विसेज की। ओके, जैसे ई हेल्थ मतलब दूर बैठे डॉक्टर से ही सलाह ले सकते हो, आपको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ। टेले का मतलब होता है दूर से ही बैठे बैठे। ओके, तो डॉक्टर से रूबरू होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, वहाँ से आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। ओके, तो ये चीज़ें पता चली हैं कि मोबाइल फ़ोन्स रूरल एरिया में जब से गए हैं, इंटरनेट रूरल एरिया में जब से गया है, तब से काम अच्छे होने शुरू हो गए हैं, मतलब टेली हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इसरो है या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ये लोग भी अपने स्तर पर पूरा काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है विलेज रिसोर्स सेंटर, VRC प्रोग्राम। इसके अंदर ये ऑनलाइन तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन डिसीजन सपोर्ट, इंटरैक्टिव फार्मर्स एडवाइजरी सर्विसेज, टेली फिशरीज, ई गवर्नमेंट सर्विसेज, वेदर वेदर मैनेजमेंट, इन सब के बारे में बताएंगे। मतलब ऑल राउंड सेक्टर्स के बारे में ये इस विलेज रिसोर्स सेंटर से यहाँ पर इन चीज़ों को बताएंगे। विलेज रिसोर्स सेंटर एक तरीके से लर्निंग सेंटर होंगे जो कि आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। हॉस्पिटल्स के बारे में भी बताएंगे, और अब तक लगभग 400 से ज़्यादा जो विलेज रिसोर्स सेंटर्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा चुके हैं। इन सेंटर्स पर आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके आपको जो जानना है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसे ही ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उन्होंने आरोग्यश्री नाम का ये ऐप लॉन्च किया, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें जो टेलीमेडिसिन की सुविधा ली जा सकती है। ओके, मतलब इंटरनेट बेस्ड ही सिस्टम है जिसमें आप दूर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो कोविड-19 में भी मेंटल हेल्थ वगैरह से रिलेटेड हमने इस तरीके के काफ़ी सारे पोर्टल जो हैं वो लॉन्च किए हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ तो ये हो गई कि कम्युनिटीज़ को टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू अवेलेबल यहाँ पर कराया जाए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो की हेल्थ पैरामीटर्स हैं, ओके,
उनके ज़रिए आप यहाँ पर जो है वो मदद ले सकते हैं। की हेल्थ सेंटर का मतलब की हेल्थ पैरामीटर की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो डायग्नोसिस तकनीक यहाँ पर आती हैं या हेल्थ केयर रिलेटेड इनपुट हैं, आउटपुट हैं। आपने प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, क्या किया उस प्रोग्राम में, उसके आउटकम क्या हुए, हमें क्या फ़ायदा मिला, लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो उस सब के लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्च की जानी चाहिए। तो ये की पैरामीटर जो हैं इनके बेस पर ये मापा जाना चाहिए। स्पेशली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या एनुअल हेल्थ सर्वे है या रूरल हेल्थ स्टेटिक्स रिपोर्ट है, ये सब हमें इनके बारे में बताती है कि मॉर्बिडिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, ओके, और इन सब के बारे में भी हमें यहाँ पर पता लगता है। ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा देखो, ये जैसे हमने पहले देखा टेली मेडिसिन, तो उसके लिए ई संजीवनी पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ई संजीवनी पोर्टल किस चीज़ के लिए है, तो टेली मेडिसिन सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए ये पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओके, उसके अलावा आप मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बताया कि अभी डॉक्टर्स जो हैं वो कम हैं, तो मेडिकल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकते हो। और ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि स्पेशली जो है वो आप प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। तो लोग सीधे सेकेंडरी टर्शरी लेवल पर ना जाएं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर सबसे पहले जाएं, उसके लिए आपको यहाँ पर फोकस करना है। इसके लिए आप हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार कर सकते हो जिनको कहते हैं हेल्थ वॉलंटियर्स, और ये जो है वो रूरल एरिया में खुद जाएंगे और स्पेशली उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आप जो है वो लोगों को जागरूक करें, अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को बताएं, टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन वगैरह के बारे में। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर बर्डन को कम करने के लिए आपको अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पेशेंट सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर पर जाए, ना कि सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर पर। ओके, तो पहला जो उसका कॉन्टैक्ट का पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर, वहाँ पर जाएगा तब जा कर के उसको ऊपर की तरफ यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेक्टर मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, ध्यान से सुनो, मेडिकल डॉक्टर हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। कोई डॉक्टर है, अगर उसके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा रूरल एरिया में नहीं है तो वो वहाँ नहीं रुकेगा, लेकिन अगर रूरल एरिया में उसके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा यहाँ पर मौजूद है तो वो वहाँ पर रुक जाएगा। तो इसीलिए स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स, कम्युनिटी सेंटर, सुपरमार्केट ये रूरल एरिया में होने चाहिए ताकि डॉक्टर वहाँ रुकने का तो सोचे कम से कम। ओके, तो इस तरीके के प्रोग्राम आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो है वो मिशन आपका रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में, और इसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। नई तकनीकें जो अर्बन एरिया के अंदर मौजूद हैं उनको रूरल एरिया में पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जैसे सुपरमार्केट वगैरह। तो डॉक्टर तभी रुकेगा जब उसको या उसके बच्चों, उसकी फैमिली को चीज़ें अवेलेबल हों। इसके अलावा जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के लिए, उन पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपके अंदर अस्पताल हो गया, गांव में रोड नहीं है अस्पताल तक जाने के लिए, ठीक है, तो वो ग्राम सड़क योजना के अंदर बनाई जा रही है, जैसा कि हम पहले आर्टिकल के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं मई की योजना मैगजीन में ही। ओके, तो ये चीज़ें हैं, मतलब लिंकेजेस आपको होने चाहिए रूरल एरिया और हेल्थ सर्विस जहाँ पर मिल रही है उसके बीच में लिंकेजेस यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं लाइक जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, यानी मैन पावर में जो गैप हैं वो हटने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर बना, NK सिंह जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी ये कहा कि हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ओके, उन्होंने ये भी कहा कि बजटरी एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराने हैं। बजट में जो पैसा दिया जाता है अलग अलग स्कीम्स के लिए, जैसे आयुष्मान योजना है, मातृत्व सुरक्षा बंधना योजना है, मातृ स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, मातृत्व वंदना योजना है। ओके, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं उनके लिए बजट में पैसा और ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम ये सब करते हैं तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि सन 2005 में चलाया गया था वो सक्सेसफुल हो सकता है और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मजबूत हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए ये काम आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये आर्टिकल आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, और यह है आपका मई 2022 की कुरुक्षेत्र मैगजीन का आर्टिकल नंबर 3, जो कि आपको बताता है भारत नेट प्रोग्राम के बारे में। भारत नेट प्रोग्राम ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए रूरल इंडिया में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम यहाँ पर जानेंगे।
देखो, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रूरल एरिया के अंदर। क्यों? रूरल एरिया में जो अर्बन काउंटर पार्ट्स की तुलना में डेवलपमेंट कम हुआ है, और डेवलपमेंट तभी होगा जब इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाए। तो अब हम यहाँ पर उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कैसे पता चला कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं? तो इसके लिए एक इंडेक्स आती है जिसका नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2021। इसमें हमारी रैंक 2021 में 67 रैंक है, जबकि 2020 में हमारी 88 रैंक थी। हम पीछे थे 20 नंबर से, हमने 21 नंबर से हमने अपनी रैंक को इम्प्रूव यहाँ पर किया है। ओके, तो ये रैंक इम्प्रूव होने का मतलब यही है कि रूरल एरिया में जो हम टेली मेडिसिन है उसको हम अवेलेबल यहाँ पर करा रहे हैं। रूरल एरिया में जो कनेक्शन है वो भी हमें इम्प्रूव करे हैं, टेलीफोन के कनेक्शंस है वो भी हमने बढ़ाए हैं। 2014 में सिर्फ 38 करोड़ लोगों के पास रूरल एरिया में टेलीफोन कनेक्शन थे, लेकिन अगर आप देखें 2021 तक लगभग 52 करोड़ लोगों के पास जो है वो कनेक्शन मौजूद हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। साथ ही साथ जो बेसिकली डाटा का कंजम्पशन है, इंटरनेट डाटा का कंजम्पशन है, वो भी यहाँ पर बढ़ा है। 13,000 टेराबाइट कंजम्पशन पूरे रूरल इंडिया में देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर जो है वो अवेलेबल कराई। सरकार की कई सारी स्कीम्स यहाँ पर आपकी चलती रहती हैं रूरल एरिया के अंदर। पहले हम सारी स्कीम्स को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पर जो है वो चल रही हैं। ओके, तो एक पॉइंट तो आपको देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे जितने भी एरिया हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया हैं, लगभग 11 स्टेट इसके अंदर में यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अंदर में 90 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रही हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, वामपंथी इलाके जो हैं वो होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो होम अफेयर मिनिस्ट्री वहाँ पर मोबाइल सुविधाएं प्रोवाइड करा रही हैं। उन्होंने लगभग इस अपनी जो ये बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए स्कीम है उसके अंदर 2500 के करीब मोबाइल टावर भी यहाँ पर लगाए हैं। तो ये एक तरीके से सक्सेस देखने के लिए मिलती है किस मिनिस्ट्री की? मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट की। इसके अलावा जो ऐसे एरियाज़ हैं लाइक लद्दाख है, कारगिल रीजन है, हिमाचल प्रदेश है, हिमालयन स्टेट्स हैं, उन सभी जगहों पर अलग तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, मोबाइल सर्विसेज यहाँ पर लगाई जा रही हैं। इसके अलावा टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान्स यहाँ पर लॉन्च किए गए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन पर। तो आप समझो कि सब जगह पर अलग अलग तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। ये अगर इंडिया का एक मैं अगर मैप ले लूँ, ये रफ मैप अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं उनके लिए अलग फोकस है। ओके, जो आपके हिमालयन स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए अलग फोकस यहाँ पर हो रहा है, प्लेन एरिया के लिए अलग फोकस यहाँ पर है, कोस्टल एरिया के लिए अलग फोकस यहाँ पर हो रहा है, और जो आपके आइलैंड नेशन है उनके लिए अलग फोकस यहाँ पर हो रहा है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखोगे। जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे जो एरियाज़ हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर अलग तरीके से 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। बस आपको ये समझना है कि हाँ भाई काम हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो ये बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, कितने विलेजेस हैं ये सब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टेट हैं लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके, उन सभी में कनेक्टिविटी स्पेशल तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसे ही आपका भारत नेट प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाता है। इंडिया के अंदर जो 2 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम भारत नेट प्रोजेक्ट का यहाँ पर है। अभी हम भारत नेट के बारे में पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग कितनी सारी स्कीम चल रही हैं, उसमें से हम एक उठाएंगे भारत नेट वाली और उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बेसिकली बिछाई जा रही है। सबमरीन का मतलब यहाँ पर हो गया चेन्नई से लेकर के अंडमान एंड निकोबार। मैंने बताया कि आइलैंड अलग तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, तो इसके लिए आपकी अंडर सी लगभग 2300 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर बिछाई जाती है, तो ये बिछाई जा रही हैं। ऐसे ही ये अंडमान एंड निकोबार पे हैं, ऐसे ही आपकी लक्षद्वीप में भी इनको बिछाया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में मिलेगी। नेशनल हाईवेज़ पर अलग फोकस है, नेशनल हाईवेज़ पर मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। लक्षद्वीप आइलैंड पर अलग फोकस किया जा रहा है। ओके, तो ये मिलेंगी। उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार पर सैटेलाइट बैंडविड्थ ऑगमेंटेशन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके के आइलैंड डेवलपमेंट में जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जाते हैं उनमें अलग तरीके से काम यहाँ पर होता है। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट, नॉर्थ ईस्ट के लिए डिपार्टमेंट अलग है, वो वर्क कर रहा है। ओके, तो ये तो कुछ काम चल ही रहे हैं, लेकिन एक जो मेजर प्रोजेक्ट है जो हर एरिया पर फोकस कर रहा है, नॉट ओनली दिस कि नॉर्थ ईस्ट है या हिमालयन स्टेट है या आइलैंड है या कोस्टल एरिया है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, सभी चीज़ों पर जो फोकस कर रहा है सभी इलाकों पर पूरे इंडिया में, वो है आपका भारत नेट प्रोजेक्ट। इसीलिए हम इस आर्टिकल के अंदर इसको देखने वाले हैं।
ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पर निकल करके आया, इसका एम ये है कि जितनी भी ग्राम पंचायत इंडिया के अंदर मौजूद हैं उन सभी में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। लगभग 2.5 लाख यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत को इनिशियली चूज़ किया कि इन सभी में हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ये प्रोवाइड कराने का काम किसका है? सरकार का, लेकिन इसके लिए जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है वो है आपकी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ओके, BBNL, ये याद रखना, 2012 में बनाई गई थी। पहले BSNL को काम दिया गया था लेकिन वो सही से कर नहीं पाया, तो उसके बाद भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को ये काम हमने यहाँ पर दिया। और इसके अंदर जो है वो लगभग 2.5 लाख जो पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, उन पर फोकस यहाँ पर किया जाएगा। और एक पॉइंट और इसके अंदर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, तो वो आएगा आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से, यानी कि USOF से। यहाँ से ये पैसा जो है वो आएगा और इस पैसे के जरिए हम यहाँ पर वर्क करेंगे। इसका फ़ेज़ 1 इम्प्लीमेंट किया गया। फ़ेज़ 1 के अंदर हमने अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यहाँ पर बिछाए, काफ़ी भारी मात्रा में हमने काम यहाँ पर किया। तो कितने बिछाए, कैसे बिछाए, ये मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, बट फिर भी अगर आप देखें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा वाईफाई इंस्टॉल की गई हैं, जिसमें से कि 50,000 एक्टिव हैं। और कुल मिलाकर के जो है वो लगभग 5,70,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बिछाए गए हैं, ओके। और लगभग 1,77,000 के करीब ग्राम पंचायत वहाँ पर सर्विस अवेलेबल भी करा दी गई है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से वर्क यहाँ पर जो है वो चल रहा है। अब भारत नेट किस तरीके से वर्क करता है? क्या ये सिर्फ पब्लिक मॉडल है? नहीं, ये आपका प्राइवेट पब्लिक मॉडल के बेस पर, इसको कहते हैं PPP पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पर यहाँ पर है। जून 2021 में भारत नेट को सभी ग्राम पंचायत में अप्रूव कर दिया गया। अभी तक क्या था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत इसके अंदर में कवर थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके सभी विलेजेस में, मतलब हर जगह कर दिया गया। ऑल इनहेबिटेड विलेजेस, जितने भी विलेजेस हैं उन सभी में इसको अप्रूव कर दिया गया। क्रिएशन से लेकर के अपग्रेडेशन तक का काम, मेंटेनेंस भी देखी जाएगी, और ये सब काम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होगा। अब इसके अंदर लगभग 3.5 लाख विलेजेस जो हैं वो और कवर किए जाएंगे, जिससे कि इन विलेजेस को भी फ़ायदा मिले। और 16 स्टेट्स पर ये स्कीम को बढ़ाया गया जून 2021 में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर जो है वो चल रही है। तो जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनमें भी PPP मॉडल के ज़रिए इसको अप्रूव कर दिया गया है कि उन सभी स्टेट्स में भी ये काम यहाँ पर होगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सभी स्टेट्स में, विलेजेस में यहाँ पर जाएगी। अगर आप देखें तो एट प्रेजेंट हमारा जो फोकस है, ये सब काम जो हुए वो सब भारत नेट फ़ेज़ 1 के अंदर थे। अभी जो है वो फ़ेज़ 2 यहाँ पर चल रहा है। फ़ेज़ 2 के अंदर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कनेक्टिविटी है वो सभी विलेजेस में प्रोवाइड कराने की बात है, ग्राम पंचायत को भी इंक्लूड करते हुए। भारत नेट के जरिए कनेक्टिविटी अगस्त 2023 तक प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इसको बढ़ा करके 2025 तक यहाँ पर कर दिया गया, ओके। तो इसके अंदर लगभग 65,000 और ग्राम पंचायत को ऐड किया। देखो, ये डाटा के चक्कर में मत फंसो कि कितने इसको अवेलेबल कराया, बट आप समझो कि किस तरीके से वर्क यहाँ पर हो रहा है। PPP मॉडल के थ्रू काम यहाँ पर हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और स्पेशल फोकस यहाँ पर रहेगा ऐसे सभी एरियाज़ में जो कि हिमालयन रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर हैं, या लेफ़्ट विंग अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उनमें भी ये चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर कराई जा रही हैं, ओके। अब अगर आप मैगज़ीन को ध्यान से देखोगे, जिसकी PDF मैंने आपको नीचे अवेलेबल कराई है टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको पता चलेगा कि पेज नंबर 18 में आपको अलग अलग स्टेट्स के बारे में कि वहाँ पर कितने कनेक्शन हो गए उनके बारे में बताया है। अलग अलग स्टेट के बारे में कोई कनेक्शन नहीं पूछेगा कि कितने कनेक्शन हो गए। यहाँ पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब के बारे में बताया गया है। स्टेट्स में कितना कितना काम हो गया उसके लिए टेबल दी गई है, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल पढ़ के हम अपना दिमाग यहाँ पर ख़राब नहीं करेंगे, ओके। तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी वरना। उसके अलावा ये भी बताया गया कि कितना पैसा कौन से स्टेट को यहाँ पर जो है वो दिया गया, फ़ेज़ 1 के अंदर कितना पैसा दिया गया, फ़ेज़ 2 के अंदर कितना पैसा दिया गया, नॉट इम्पोर्टेंट। देखो, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है भारत नेट के अंदर। फ़ंड जो है वो यूज़ हो रहा है आपका यूनिवर्सल फंड ऑब्लिगेशन सर्विसेज के अंदर से। उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि इम्प्लीमेंट जो अथॉरिटी है वो है आपकी BBNL, ओके। और PPP मॉडल के थ्रू यहाँ पर वर्क हो रहा है। अगर आप पैसा जानना चाहते हैं कि कितना खर्च हो रहा है, तो फ़ेज़ 1 में लगभग 14,000 जो करोड़ रुपए हैं वो यहाँ पर खर्च हुए, और फ़ेज़ 2 के अंदर लगभग 12,000 करोड़ यहाँ पर खर्च हुए। तो ये सब कॉस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है।
ये सब हमारे किसी काम के नहीं। फंड का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए पैसा आएगा। इसके अंदर पीपीपी मॉडल के थ्रू काम होगा और इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रोविज़न भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि कनेक्शन अवेलेबल होंगे हर घर में, क्वालिटी अच्छी होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, हाई इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, ई सर्विसेज घर घर तक पहुंचेंगी, एजुकेशन घर तक पहुंचेगी, टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी, ओके, स्किल डेवलपमेंट होगा, ई कॉमर्स की सुविधाएं घर तक पहुंचेंगी। तो ब्रॉडबैंड जो है वो रूरल एरिया में एक स्पेशल जो चीज़ है वो यहाँ पर आपकी क्रिएट कर देगा। जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सरकार ने चलाया है उसको भी सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकता है। हमने अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल कराए, डार्क फाइबर्स की सेल को बढ़ाया, मोबाइल टावर्स यहाँ पर लगाए, ई कॉमर्स को यहाँ पर बढ़ाया। तो ब्रॉडबैंड जो है वो रूरल एरिया में इस तरीके से यहाँ पर बढ़े हैं कि डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। ओटीटी सर्विसेज घर घर अवेलेबल होंगी, नेटवर्क का फास्टर डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल होंगी, ये सब काम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाईफाई की, और वाईफाई से रिलेटेड एक स्कीम जिसको हम भूल नहीं सकते, इसका नाम है पीएम वाणी स्कीम। ठीक है, ये अभी अभी शुरू की गई थी पीएम वाणी स्कीम। पीएम वाणी जो है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये स्कीम जो है वो भारत नेट प्रोजेक्ट के साथ में ही यहाँ पर आपकी चलती हुई आ रही है। मतलब अगर इस स्कीम में काम हो रहा है तो समझ लो भारत नेट प्रोजेक्ट भी एक तरफ सक्सेसफुल हो रहा है। इसके अंदर हम जो है वो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल यहाँ पर कराएंगे और पब्लिक वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी हम इसके अंदर में प्रोवाइड कराएंगे। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेलेबल यहाँ पर कराया जाएगा। इसके लिए पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो तैयार किए जाएंगे, आप वहाँ जा कर के इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो है वो आपके जो पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स तैयार किए जाएंगे जो कि सारा ये काम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी वाईफाई लगी थी, उस वाईफाई में कोई कमी तो नहीं है, वाईफाई चालू है या नहीं है, अगर कनेक्शन कट गया है तो क्यों कट गया, मतलब कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, उनको मेंटेन करने का काम पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर का यहाँ पर होगा। लगभग 125 से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर अभी तक एग्रीगेटर्स तैयार किए भी जा चुके हैं और एक्सेस पॉइंट भी लगभग 50,000 से ज़्यादा बनाए जा चुके हैं इस तरीके के। ओके, तो ये सब आपको दिखेगा कि रोड रेलवे ये तो सब ज़रूरी है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेट कनेक्टिविटी। वो होगी तो लोग जागरूक होंगे, अपने राइट्स की डिमांड करेंगे और एक्शन यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो रूरल एरिया में अगर डिजिटल रेवोल्यूशन लाना है तो आपको ये अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके चलते हमारा जो आर्टिकल है जिसमें हमने भारत नेट प्रोजेक्ट और पीएम वाणी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, वो पूरा आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले आर्टिकल्स की तरफ। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवेज़ के लिए सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब नेशनल हाईवे किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर छोड़ते हैं। तो देखो अभी हमने रोड्स के बारे में पहला आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया, तो अभी रोड्स के अंदर ही नेशनल हाईवे भी कवर हो गया ना। तो यहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रोड्स के होते, वही सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो आपको नेशनल हाईवेज़ के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मार्केट की एक्सेस है या फिर जॉब्स की एक्सेस है वो भी होगी, स्टूडेंट्स स्कूल जा सकेंगे, हॉस्पिटल्स के लिए भी एक्सेस होगी, रोड्स डेवलप होंगी, तो ये सारे काम यहाँ पर होंगे। इसके अलावा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जीडीपी बढ़ाने में भी काम आता है, रोड नेटवर्क बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर बढ़ेंगी, किसानों के लिए भी फ़ायदा होगा और इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, स्टैंड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होंगे, फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हम जो है वो पहले ही आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, आप इग्नोर कर सकते हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं हो जाती। हाँ, दो एक स्कीम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे रोड डेवलपमेंट प्लान पहली बार लॉन्च किया गया 1941 में, याद रखना स्वतंत्रता से पहले ही इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था। इसके अंदर जो रोड्स हैं उनको अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया गया। कुछ रोड हैं जो कि नेशनल हाईवेज़ होती हैं, कुछ हैं स्टेट हाईवेज़ होती हैं, कुछ हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कुछ विलेज रोड्स यहाँ पर हैं। तो इन सभी को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया। इसमें से जो आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं या विलेज रोड हैं, इन दोनों को कंबाइंडली हम रूरल रोड यहाँ पर कहते हैं। इस रोड डेवलपमेंट प्लान को रेगुलरली चेंज किया गया और जब थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया गया जो कि 1981 से लेकर के सन 2001 तक का था, तो उसके अंदर कुछ नई अप्रोच जो कि रूरल रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकती थी उनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर हम करंटली डेवलपमेंट पैराडिज्म को यहाँ पर देखें इंडिया के अंदर, तो आपको फोकस मिलेगा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी अच्छा फोकस यहाँ पर है। इस समय भी हम बात उसी चीज़ की कर रहे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गति शक्ति प्रोग्राम वर्तमान में ये जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बढ़ाने में हमारी मदद यहाँ पर कर रहा है।
तो इसके अलावा आपको यहाँ से जो है वो और कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ें बार बार घुमा फिरा करके दी गई हैं कि लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करता है, स्पेशली दो तरीके से इम्प्रूव करता है। एक तो कनेक्टिविटी मिलेगी, मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी और फ्री ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोविज़न एज वेल एज कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी रिड्यूस यहाँ पर होगी। तो ये चीज़ें तो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। बैकवर्ड मार्केट लिंकेजेस देखने के लिए मिलेंगे, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, तो इसमें आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ी है ओवर द ईयर्स। सिंपल सी बात है भाई, बढ़ेगी जब इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर जो है वो लॉन्च किए हैं, तो उसके बाद कोई और चांस यहाँ पर नहीं रह जाता। इन चीज़ों को बढ़ोतरी इसमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूनियन बजट 2022-23 के अंदर ये भी एम रखा गया था कि जो मास्टर प्लान है एक्सप्रेस वेज के लिए उसको हम 25,000 किलोमीटर तक लगभग एक्सटेंड करेंगे। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने की बात हमने जो है वो बजट के अंदर की 2022-23 में, और इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स यहाँ से निकाल करके ले जाने हैं। अब भारतमाला परियोजना है, कितनी अच्छी परियोजना सरकार की यहाँ पर है, और इस परियोजना के अंदर जो है वो हम रोड कनेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्पेशली जो नेशनल हाईवेज़ हैं, नए बनाने हैं तो नए भी बनेंगे, पुराने हैं तो उनको अपग्रेड भी यहाँ पर करना है। ये सारे के सारे जो काम है वो भारतमाला परियोजना के अंदर में होंगे। 2017 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए स्कीम यहाँ पर है, इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के रूप में इसको कंसेप्चुअलाइज भी किया गया है। इसमें नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे जो लगभग 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। भारतमाला परियोजना जो है वो एक एज ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगी। हाईवे सेक्टर जो है वो आपका इस तरीके से मजबूत यहाँ पर होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से वर्क कर रही हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम काफ़ी देख चुके हैं। 250 वर्ड का कुल ऐसे लिखने के लिए आता है, तो इतना ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे। तो जितना आपको पढ़ाया गया उसके बारे में आप लिखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स वही हैं, याद रखिएगा कि स्टेट जो हाईवेज़ हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू द नेशनल हाईवेज़। सिंपल सी बात है, वैसे ऑब्वियस सी बात है, तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखोगे तो काम यहाँ पर सही चलता रहेगा। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगले आर्टिकल की तरफ यहाँ पर चलते हैं, रेलवे कनेक्टिविटी। यस, रेलवे कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो अभी तक हमने यहाँ पर नहीं देखे हैं, तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल को हम पूरा यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस रेलवे कनेक्टिविटी और किस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करोगे तो सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो यहाँ पर होगा। कहा यह जाता है कि जब 1% इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो 1% जीडीपी यहाँ पर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा जीडीपी में इजाफा देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। एडिक्वेट और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी मजबूत होगा। इसके अलावा इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होगी ही होगी, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन की इफिशियंसी है वो भी इम्प्रूव होगी। प्रोडक्शन के कॉस्ट जो हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। अदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होंगी। इससे जो आपकी रीजनल इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएटेड है वो ख़त्म करने में सहायता मिलती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग एरिया में होंगी, लोगों की इनकम यहाँ पर बढ़ेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड यहाँ पर होंगी। तो ये सब चीज़ें तो हम पहले ही देख चुके, अभी तक तो कुछ नया आया नहीं है। इसके अलावा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में माना जाता है। स्पेशली अब बात रेलवे की हम यहाँ पर करेंगे। ओके, रेलवे में रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर के हर चीज़ की बात यहाँ पर की जाती है। एक कंट्री लाइक इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, ट्रेड कॉमर्स यहाँ पर बढ़ता है। ओवरऑल इंजन का एक बेसिकली प्रोग्रेस का एक इंजन के रूप में यहाँ पर उभर करके आता है। नेशन के इंटीग्रेशन में भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स यहाँ पर प्ले करता है। ओके, तो रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर नज़र में आएगा। अब हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे की ग्रोथ और ट्रेंड्स किस तरीके से नज़र आते हैं। इंडियन रेलवे के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि नई टेक्नोलॉजीज तेज़ी से उभर करके आ रही हैं, जिससे कस्टमर सर्विस एनहांसमेंट देखने के लिए मिल रहा है, और जो पैसेंजर के ऑपरेशंस हैं वो भी बेसिकली अच्छे तरीके से हो रहे हैं। फ्रीट सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो गई हैं। ओके, तो कुल मिला के जो सामान इधर से उधर जाता है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बेहतर हुआ है, और जो मूवमेंट है पैसेंजर्स की वो भी यहाँ पर अच्छी यहाँ पर हुई है। ओके, तो अगर हम देखें रिकॉर्डेड मूवमेंट भी यहाँ पर की गई, लाइक 2019-20 में अगर हम देखें लगभग 13,000 पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, और 8,000 गुड्स ट्रेन, बेसिकली 13,170 के करीब जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर हर डेली यहाँ पर मूवमेंट करती हैं, और लगभग 8,000 के करीब जो गुड्स ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर मूवमेंट करती हैं। ये डाटा याद नहीं रखना, पढ़ने में ही इसको इतनी दिक्कत है तो फिर याद रखने में क्या दिक्कत यहाँ पर होगी। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है,
लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको हाई बढ़ाने के लिए जो आपका पैसेंजर सेगमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दूसरी तरफ जो फ्रीट ट्रैफिक है, फ्रीट ट्रैफिक मतलब सामान इधर से उधर ले जाना, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए जो रेलवे का यूज़ यहाँ पर किया जाता है उसको फ्रीट ट्रैफिक कहा जाता है। ठीक है, फ्रीट मूवमेंट आप उसको कहते हो। तो इससे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं। कहा यह जा रहा है कि 2050 तक इंडिया जो है पूरे ग्लोबल शेयर में रेल एक्टिविटीज़ का 40% हिस्सा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर 40% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना है तो आपको 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जरूरी होगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है फ्रीट की। ओके, मार्केट बढ़ेगा तो गुड्स की सप्लाई बहुत तेज़ी से होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से होगा तो फ्रीट की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो इसके लिए हायर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़रूरी होंगे। तो सरकार ने कहा है कि ये हायर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, पीपीपी मॉडल के जरिए। पीपीपी इज़ बीइंग अप्लाइड इन द एरिया, जैसे रीडेवलपमेंट करना है स्टेशन का, कोई स्टेशन बना है उसको दोबारा से डेवलप करना है ढंग से। ओके, तो उसके लिए पीपीपी मॉडल को ओपन किया गया है। प्राइवेट फ्रीट टर्मिनल्स बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल के जरिए, और प्राइवेट कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन जो हैं वो भी यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। ओके, तो ये सब काम आपको देखने के लिए मिलेंगे कि पीपीपी मॉडल के थ्रू रेलवे का इस तरीके से इमरजेंस जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इंडियन रेलवे का जो फ्रीट सेगमेंट यहाँ पर है, पैसेंजर सेगमेंट को अभी इधर छोड़ दो, ठीक है, अभी फ्रीट सेगमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो एक मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू का है। जितना भी कमाई रेलवे को यहाँ पर होती है उसका 65% जो हिस्सा है वो आपका फ्रीट मूवमेंट के जरिए निकल करके आता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। 2020 में हमने इस डाटा को यहाँ पर देखा, और जो बाकी का 35% बचा वो आपका पैसेंजर सेगमेंट से निकल करके आता है। तो फ्रीट से कितना ज़्यादा आता है, 65% रिवेन्यू, और जो पैसेंजर सेगमेंट है उससे 35% जो रिवेन्यू है वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा हमारा मकसद ये है कि जो फ्री ट्रैफिक है उसको बेसिकली इतना बढ़ा देना है 2024 मिलियन टन तक 2024 में, और करंट लेवल हैं आपके 1200 से 1300। ये सब छोड़ो, फिगर देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यहाँ से फिगर उठाए गए हैं। इसमें जो फ्रीट वाला ट्रैफिक है, ठीक है, पैसेंजर की बात नहीं कर रहे, फ्रीट की बात कर रहे हैं, इसमें कितना ट्रैफिक जाता था मिलियन टन में, कितना जो गुड्स हैं सर्विसेज का गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होता था, और उससे रिवेन्यू कितना जनरेट होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो डाटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझो कि ये कुछ चीज़ें हैं जो 1000 जो मिलियन टन है उससे ज़्यादा के अनुपात में यहाँ पर चल रही हैं। ओके, यहाँ से कमाई भी अच्छी खासी होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद पैसेंजर ट्रैफिक को ध्यान से देखो, तो लगभग कितने मिलियन जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है, पैसेंजर्स कितने जाते हैं, तो ये आप देख सकते हो इतने मिलियन पैसेंजर जो है वो यहाँ से जाते हैं, और इसकी तुलना में जो कमाई है वो कितनी होती है वो आप देख सकते हो, बहुत ही लो यहाँ पर है। तो रिवेन्यू यहाँ पर आपका कम है। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना था कि पैसेंजर ट्रैफिक से रिवेन्यू कम आता है, फ्रीट ट्रैफिक से रिवेन्यू ज़्यादा यहाँ पर आता है। कोशिश ये भी है जो प्रोजेक्ट हैं वो और अच्छे से कंप्लीट यहाँ पर किए जाएं। इसके लिए सरकार जो है वो कैपेक्स प्रोवाइड करती है स्टेट्स को कि वो रेलवे डेवलपमेंट यहाँ पर करें। कैपेक्स का मतलब ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सेगमेंट होता है एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पार्ट का, जिसमें हम जो है वो असेट क्रिएशन की बात करते हैं। असेट का मतलब होता है वस्तुएं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे से रिलेटेड उसको प्रोवाइड कराने के लिए आपका कैपेक्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, अलग अलग सेक्टर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो रेलवे के लिए जो अलग अलग तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इस बार बजट के अंदर लगभग 2.45 ट्रिलियन के करीब 2022-23 में जो है वो दिया गया, जो कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। ये सब डाटा आपको कुछ भी नहीं याद रखना था, ठीक है, ये भी नहीं आपको यहाँ पर याद रखना कि कितना ज़्यादा दिया गया। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 ने यह भी कहा है कि अगले 10 सालों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेलवे सेक्टर के अंदर उसमें भारी बढ़ोतरी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, और नेशनल रेल प्लान जो है वो अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन भी करेगा। रेल का जो नेटवर्क है वो 2030 तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। तो इससे हम फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैयार करने की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी यहाँ पर आपके बनाए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब माल को लाने के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स तैयार किए जाएंगे। मतलब इस रूट पर कोई और एक्टिविटी होगी ही नहीं, सिर्फ यही एक्टिविटीज़ देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगी। ओके, तो इससे क्या है, काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होगा। किस तरीके के फ़ायदे अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। बेसिकली 2 कॉरिडोर यहाँ पर हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो दोनों के दोनों कॉरिडोर हैं ये गोल्डन क्वाड्रेटर से जुड़े हुए हैं। गोल्डन क्वाड्रेटर मतलब दिल्ली
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इस तरीके से एक ट्राइंगल यहाँ पर बन जाता है इंडिया के अंदर, इसको जोड़ते हैं। और इसमें जो दो डायगोनल्स यहाँ पर आ जाते हैं, दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता, वो भी एक तरीके से इसी का हिस्सा यहाँ पर निकल करके आते हैं। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर यहाँ पर बनेंगे, ये टोटल 16% रूट लेंथ को कवर करेंगे, जिसमें लगभग 58% फ्री ट्रैफिक कवर हो जाएगा और लगभग 52% पैसेंजर ट्रैफिक भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50% से ज़्यादा जो ट्रैफिक है उसको ये कवर कर लेंगे, सिर्फ ये दो रूट, ठीक है, जो यहाँ पर बनाए जाएंगे और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो ये चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इश्यूज़ यहाँ पर निकल करके आते हैं, लाइक ट्रैफिक का कंजेंशन हो जाता है, एक ट्रेन, दो ट्रेन, तीन ट्रेन एक ही पटरी पर यहाँ पर चल रही हैं तो उनको रोकना पड़ता है, टाइम लगता है, वेटिंग टाइम में समय बर्बाद होता है। तो इससे क्या है कि जो आपका फ्रीट सेगमेंट है वो उसको बढ़ावा देखने के लिए मिलेगा, जो लॉजिस्टिक सर्विस हैं वो कस्टमाइज़ हो पाएंगी, एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा। जब हाई लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट डिमांड क्रिएट होंगी तो टाइम भी यहाँ पर आपका कम लगेगा, फ्री ट्रेन तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेंगी और गारंटीड ट्रांसमिट टाइम्स देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए इस तरीके से आपको मिलेगा कि समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो तेज़ी से यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी जो सामान है उसको दूसरी जगह पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो जो बड़े डेडिकेटेड कॉरिडोर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। इनके लिए अलग अलग अमाउंट दिया गया, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने 124 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो यहाँ पर दिए हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए, और जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए इतने रुपये यहाँ पर दिए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कुछ नए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं जिनका उद्घाटन जो कि प्रपोज किए गए, एक है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का पार्ट, कुल मिला के दो ही हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। इसके अंदर में अलग अलग सेगमेंट लॉन्च करते रहते हैं कि अब इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, अब इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के अंदर वेस्ट बंगाल के डनकुनी को उत्तर प्रदेश के खुर्जा, लुधियाना और खुर्जा दादरी इन सबसे जोड़ा जाएगा। कुल मिला के 1875 का एडिशनल जो नया प्रपोज्ड यहाँ पर जो है वो इस काम को किया गया। ओके, ऐसे ही ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर यहाँ पर जो है वो आपके बनाए गए हैं। ईस्ट कोस्ट का कॉरिडोर अलग से बनाया जाएगा, खड़गपुर और विजयवाड़ा से रिलेटेड। ओके, तो इस तरीके के नए जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हैं उनको यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी कि इससे जो है वो भारी मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। एडिशनल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो नए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सब प्लान किए जा रहे हैं। आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करेंगी, कितना लंबा रूट कौन से यहाँ का होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे जो है भारी मात्रा में आप आयरन ओर है, कोल है, सीमेंट है, स्टील है, इन सबको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लोअर होगी और ट्रेन नेटवर्क भी यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलेगा। कुछ और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे, लाइक दिल्ली आगरा वाराणसी का 900 किलोमीटर का लगभग ये आपका देखने के लिए मिलेगा। वाराणसी पटना होरा का है 750 है। दिल्ली जयपुर अहमदाबाद का है लगभग 886 यहाँ पर है। ये बड़ा है कंपेयर टू द दिल्ली आगरा वाराणसी। ओके, तो ये कुछ तरीके के आपके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं जो कि स्पेशली पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं, नॉट फॉर फ्रीट। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना कि ये जो हैं वो आपके पैसेंजर्स के लिए हैं और ऊपर वाले जितने भी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हैं वो फ्रीट के लिए हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति स्कीम आपने सुनी होगी, सरकार ने लॉन्च की। पीएम गति शक्ति जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है जिसमें 7 इंजन उभर करके आते हैं, यानी इसके 7 पिलर यहाँ पर हैं जो कि हैं रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवेज, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो इन सब के जरिए अब इसमें से एक आपका रेलवे भी है, यानी रेलवे भी एक पीएम गति शक्ति का एक चरण यहाँ पर बन जाता है। इसमें जो वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, उसको यहाँ पर तैयार किया जाएगा। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, सीमलेस कनेक्टिविटी, लोगों के मूवमेंट के लिए, गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के लिए ये जो गति शक्ति प्रोग्राम है ये काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर होगा। ओके, फिर वही बातें हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, सप्लाई चेन इंप्रूव होगी, लोकल गुड्स जो है वो ग्लोबली कम्पिटिटिव बन पाएंगी। तो इन सब के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनियन बजट 2022-23 में भी कुछ नए अनाउंसमेंट किए गए जिससे इंडियन रेलवे सेक्टर को और मजबूत किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर 2000 किलोमीटर की जो रेलवे नेटवर्क है उसको कवच सिस्टम के अंदर में लाया जाएगा। व्हाट इज़ दिस कवच सिस्टम?
ठीक है, काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा। और ये कवच सिस्टम जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन सिस्टम है। दो ट्रेन सामने से ना भिड़ें उसको रोकने के लिए कवच सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर याद रखना कि रेलवे जो है वो इससे ज़ीरो एक्सीडेंट के करीब में पहुँच जाएगी, मतलब रेलवे सेक्टर से कोई एक्सीडेंट नहीं करने का वादा कवच टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कराती है। अगले 3 सालों में लगभग 400 से ज़्यादा जो न्यू जनरेशन हाई एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन्स हैं, कवच सिस्टम पूरा हो गया। ठीक है, ये इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है कवच के बारे में। क्या है ये? एंटी कोलिजन सिस्टम है। वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी 400 नई अगले 3 सालों में। ओके, इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो रेलवे के इक्विपमेंट हैं, ओके, वो पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब इंपोर्ट नहीं होते। हमने क्या किया है कि जो कंट्री के अंदर लोकोमोटिव का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया है। ओके, इसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की है। और ये दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि इंपोर्ट कम होते चले जा रहे हैं और हम जो है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करते चले जा रहे हैं। मोर देन 97% जो इक्विपमेंट हैं प्रोडक्शन के लिए वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं और डोमेस्टिकली अब उनको यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। स्मार्ट कोचेज़ हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के आपको देखने के लिए मिलेगा कि एयर कंडीशंस हैं ट्रेन के अंदर, जो डिफरेंट स्टेशंस पर अलग अलग तरीके के अनाउंसमेंट वगैरह के फीचर्स यहाँ पर लगे होते हैं या टेम्परेचर कंट्रोल के फीचर्स हैं, वो सब हम इंडिजीनियसली यहाँ पर जो है वो तैयार कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेन्स हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस है, विस्टाडोम कोचेज़ हैं, उन सभी के अंदर में जो सुविधाएं अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पर ही मतलब इंडिजीनियसली बनाई जा रही हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा। क्योंकि ये सब इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी यानी रायबरेली वाली भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रही है। 3 ही तो फैक्ट्री हैं। ओके, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंदर और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के अंदर, ये सब चीज़ें अच्छा काम यहाँ पर कर रही हैं। उसके अलावा किसान रेल की बात यहाँ पर करते हैं। फार्मर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसान रेल। और इसके अंदर जो फार्मर की ऐसी फसलें हैं जो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, जिनको कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज़, उनका फास्टर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, उनको फास्टर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए ये किसान रेल यहाँ पर लॉन्च की गई थी। ओके, तो ये किसान रेल स्कीम के अंदर 157 ट्रेन हैं जिनको 8 रूट्स पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगभग 50,000 के करीब जो टन्स 50,000 टन के करीब कमोडिटीज़ उनको ट्रांसपोर्ट किया गया। और किसान रेल के अंदर जो फ्रीट सेगमेंट है उसको 50% सब्सिडी भी अवेलेबल कराई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको याद रखना। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएँ, मार्केट की एक्सेस हो जाए, बेटर प्राइसेस मिल सकें, उसके लिए किसान रेल यहाँ पर लॉन्च की गई थी। उसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। रेलवे जो है वो नए प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डेवलप करेगी और उनको मतलब स्मॉल फार्मर से परचेज करके अपने जो स्टेशंस हैं, एक स्टेशन पर एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो वहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिपेक्ट करता है वो यहाँ पर आपका सोल्ड किया जाएगा। फार्मर की इनकम में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी और वहाँ का जो फेमस प्रोडक्ट है वो ग्लोबली कम्पिटिटिव यहाँ पर बन पाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 100 यानी कि 100, ठीक है, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल्स मतलब ये ऐसे टर्मिनल्स होंगे जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ होगा और यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जो ट्रेन्स हैं वो आपकी यहाँ पर जानी शुरू होंगी। अलग अलग टर्मिनल का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा भी होगी, यहाँ पर हाईवेज़ की सुविधा भी होगी, यहाँ पर रेल्स की भी सुविधा भी होगी, जिस भी चीज़ से आपको यहाँ पर भेजना है। क्योंकि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। मल्टी मॉडल का मतलब सिर्फ रेलवे नहीं होता, रोड, रेलवे, वाटरवेज, सभी तरीके का जो सिस्टम है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा कुछ नए ग्रीन फ्यूल इनिशिएटिव भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं। रेलवे ने कहा है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर कर लेंगे रेलवे लाइंस का दिसंबर 2023 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे जो है वो कार्बन के इमिशन कम होंगे रेलवे से और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा हो पाएगा, फंक्शनिंग यहाँ पर बढ़ पाएगी। तो ऐसा करने वाला पहला मेजर रेलवे बना है दुनिया के अंदर जो कि फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर देगा। इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो आपका टाई अप भी है, जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, बहुत सारा पैसा भी यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इतना रूट कवर किया गया, ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं। कोविड-19 में भी हमने काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर जो है वो अपना चालू रखा और मार्च 2021 तक अगर हम देखें तो रेलवे जो है वो लगभग 71% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। तो आपसे पूछा जा चुका है कि रेलवे 90% इलेक्ट्रीफाई हो गया, नहीं, 70% ही इलेक्ट्रीफाई यहाँ पर हो पाया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखनी है।
उसके अलावा जो डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स हैं उनको चेंज करने की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि डीजल का कंजम्पशन होगा तो आपका जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो यहाँ पर उभर करके आएंगी, और रेलवे जो है वो कभी नेट ज़ीरो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। रेलवे के अंदर एलईडी बल्ब्स लगाए जाने लगे हैं, कन्वेंशनल जो बल्ब्स हैं उनको ख़त्म कर दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, नॉन ट्रैक्शन एरियाज़ हैं, रेलवे जो है वो काफ़ी बजट इसके ऊपर यहाँ पर खर्च करती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, और एलईडी लाइट्स का यूज़ किया जाता है। और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ जो है वो रेलवे सेक्टर के अंदर इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो रेलवे सेक्टर ने एक नई टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर अपनाई जिसका नाम है हेड ऑन जनरेशन सिस्टम, HOG इसको यहाँ पर कहा जाता है। और इसके अंदर जो ट्रेन होती है उसमें आगे और पीछे डीजल इंजन यहाँ पर लगे हुए होते हैं। वो डीजल इंजन लगाने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी। ओके, तो ट्रेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, इससे जो एनर्जी की कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। और ये जो होग सिस्टम है ये पावर को ऑब्टेन करता है फ्रॉम द ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो ट्रेन के ऊपर लगा हुआ होगा उससे हम यहाँ पर बिजली को लेंगे। पावर जनरेशन जो है वो अब आपको ट्रेन के आगे और पीछे के जो पोर्शन होते हैं वो अटैच करने नहीं पड़ेंगे। डीजल जो सिस्टम है वो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखना ये सिस्टम किस काम में आ रहा है, तो यहाँ पर ये सिस्टम काम में आ रहा है। तो ये जो है वो हमारा डीजल फ्यूल को सेव कर सकता है, और इस तरीके से आपको मिलेगा कि काफ़ी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसको हम कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो रेलवे का मकसद ये है कि सोलर पावर जनरेट की जाए इतनी, ओके, विंड पावर जनरेट की जाए 200 मेगावाट के करीब अलग अलग जोन्स में, प्रोडक्शन यूनिट्स में। दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनना चाहता है 2030 तक इंडियन रेलवे। तो इसके लिए बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्च करने पड़ेंगे, सोलर प्लांट सेट करने पड़ेंगे, विंड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेट करने पड़ेंगे। रेलवे सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमें बहुत भारी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, जिसके लिए रेलवे मिनिस्टर्स काफ़ी अच्छे काम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो रेलवे मिनिस्ट्री इन सब के ऊपर भी यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, इसके अलावा जो स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रीडेवलपमेंट का जो प्लान है वो PPP मॉडल के बेस पर यहाँ पर हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर। लगभग 1000 बिलियन से ज़्यादा रुपए यहाँ पर खर्च हुए हैं। 400 से ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलप करने का काम यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इसको जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर में लॉन्च किया गया है। यानी कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो स्मार्ट सिटी मिशन के कुछ चरणों को हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि ये सब काम भी यहाँ पर हो रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टेशंस हैं जिनको कोविड-19 के दौरान में भी यहाँ पर आपका रीडेवलप किया गया। जैसे इस स्टेशन का नाम दिया गया है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इस स्टेशन को भी यहाँ पर रीडेवलप जो है वो किया गया इवन कोविड-19 के दौरान भी। इसके अलावा डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है रेलवे सेक्टर का, और इसके लिए एक स्कीम यहाँ पर चलाई गई है, एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। इसमें जो आपके टेक्नीशियंस हैं वो तुरंत इस इंस्पेक्शन जो आपका एप्लीकेशन है इसके ज़रिए तुरंत देख सकते हैं कि भाई जो पेट्रोल मैन है उसकी ट्रैकिंग क्या है, या फिर जो आपका इक्विपमेंट्स हैं उसमें कोई डिफेक्ट तो यहाँ पर नहीं है। रियल टाइम कैप्चरिंग कर सकते हैं और फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है किसी भी टेक्निकल डिफेक्ट का। अगर वो आपको देखने के लिए मिल जाए तो ये आप इस सिस्टम के ज़रिए उस टेक्निकल डिफेक्ट को देख सकते हो ट्रेन के अंदर में। ओके, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम यहाँ पर चली हुई हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। ओके, रेल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे ज़िले हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मतलब अभी इसकी बात करते हैं, लाइक मेजर सिटीज़ हैं असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनको भी रेल से जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी भारी काम है क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। ठीक है, उसको यहाँ पर हमें इस तरीके से लेकर के चलना है। फिर एक मिशन चला, मिशन हंगरी फॉर कार्गो। ओके, ये इनिशिएटिव है रेलवे का। इसमें जो आपका मॉडल शेयर है फ्री ट्रांसपोर्टेशन में उसको करंट 27% से बढ़ा करके 45% यहाँ पर करना है। ओके, मॉडल शेयर का मतलब क्या होता है? मॉडल शेयर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि टोटल कितनी जो बेसिकली फ्रीट मूवमेंट यहाँ पर हुआ, टोटल कितना मूवमेंट यहाँ पर हुआ और उसमें से फ्रीट मूवमेंट कितना था, FREEGST, फ्रीट मूवमेंट कितना था। तो करंट 27% था, लेकिन उसको बढ़ा करके हमें 45% करना है, जिसको मिशन हंगरी फॉर कार्गो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा कुछ माइन एरियाज़ हैं, तो उन माइन एरियाज़ के लिए स्पेशल ट्रेन्स देखने के लिए मिलेंगी जो कि आयरन ओर है, कोल है, बॉक्साइट है, इसको ट्रांसपोर्ट करेंगी जिससे कि नियर बाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें फ़ायदा यहाँ पर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। इसके लिए अलग अलग सेक्टर में फ़ंड भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारी स्कीम है जिसकी मदद से आप जो हैं वो एक बेहतरीन इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल कर सकते हो। पूरी इंडिया में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इंप्रूव होंगी, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, इन सब की मदद से रेलवे जो है वो दुनिया का नंबर 1 ग्रीन, क्लीन एंड नेट ज़ीरो रेलवे सेक्टर बन सकता है। ओके, इसके लिए जो आपके नेशनल रेल प्लान है, लाइक 2024 का नेशनल रेल प्लान है, उसमें भी रेलवे सेक्टर के लिए क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स लाइक मल्टी ट्रैक कॉन्जेशन रूट्स हैं या फिर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, 130 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली जो आपकी गोल्डन क्वाड्रेटल या गोल्डन जो डायगनल रूट्स हैं वो तैयार यहाँ पर किए जाएंगे। ये तो आप समझ चुके होंगे ना कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन डायगनल क्या है भाई। ये दिल्ली है, ये आपका मुंबई है, ये आपका चेन्नई, ये कोलकाता, ये आपका बन गया ट्रायंगल, और इसके जो ये आपके विकर्ण हो गए इनको कहेंगे गोल्डन डायगनल। तो पूरा जो रूट है वो इस तरीके से यहाँ पर आपका डेवलप हो जाएगा। फिर कैपेक्स जो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड, उसकी मदद से ये चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगी। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो ये सब काम करने पड़ेंगे। अगले 25 सालों में आपको देखने के लिए मिलेगा, जब इंडिया 100 साल यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा होगा अपनी आज़ादी के, तो देखने के लिए मिलेगा कि रेलवे सेक्टर उस समय एक मल्टीफेसेड और मल्टी डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि किस तरीके से मदद करती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्मिंग रूरल कनेक्टिविटी के बारे में। तो पहला आर्टिकल क्या था, ठीक है, पहला आर्टिकल क्या था, क्या ये रूरल कनेक्टिविटी के बारे में नहीं था? अच्छा चलो ठीक है, इसको हम दोबारा से देखते हैं। ओके, तो दोबारा से देखना अगर हम शुरू करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि भाई बेटर रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी, इंप्रूवमेंट होगा लाइवलीहुड में, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एजुकेशन, हेल्थ केयर। क्या ये नहीं पढ़ चुके हैं? ठीक है, 2 स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया है, एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक है भारत नेट इनिशिएटिव। क्या हमने इन दोनों को अलग अलग चैप्टर में नहीं देखा? भाई देख लिया, ठीक है, तो इसको यहाँ पर छोड़ो। क्या ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को नहीं देखा? देख लिया, ठीक है। कोविड-19 में क्या क्या काम किया गया नहीं देखा? जी हाँ बिल्कुल देख लिया हमने। ये सब चीज़ें देख ली हैं, तो आर्टिकल को स्किप करने में ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर नज़र आता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि इतना पढ़ो जितना काम का है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, वो भी हम देख चुके हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। रोड कनेक्टिविटी के ऊपर मुश्किल से एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, वो तो आप आराम से लिख ही दोगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, और अगला आर्टिकल जो है वो रूरल यूथ के बारे में है। मतलब यूथ के लिए क्या किया जा रहा है रूरल इंडिया में, उससे रिलेटेड कई सारी स्कीम्स इस आर्टिकल के अंदर में कवर की गई हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। इंडिया के मतलब एक टर्म होती है जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। किसी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड वह पॉपुलेशन होती है जो कि वर्किंग एज में होती है। ओके, तो जो पॉपुलेशन वर्क कर रही है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कह सकते हैं। मतलब वर्किंग एज की पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। उसमें से कितने वर्क कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन कितने वर्क कर सकते हैं वो वाली सारी बातें डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर में यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये बेसिकली इंडिया के फेवर में है। मतलब काफ़ी भारी मात्रा में वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पर है, उसको स्किल प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। स्किल प्रोवाइड करा दी तो ये जो वर्कफोर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो इसको कहते हैं हार्नेसिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यूथ जो है वो मेजॉरिटी शेयर भी है इंडिया की पॉपुलेशन का, और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो बार बार जो यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड को जो है वो हमें यूज़ करना है और यूथ की तरफ अटेंशन देना है, वर्ल्ड के लीडर हैं यूथ, इन सब बातों को यहाँ पर कहा जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम 12 जनवरी की मीटिंग को यहाँ पर सुने तो उन्होंने इस बात को कहा कि इंडिया कंसीडर्स इट्स यूथ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड एज वेल एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर। तो आप इस लाइन का मतलब समझ चुके होंगे कि इंडिया का जो यूथ है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है और वो एक डेवलपमेंट ड्राइवर भी निकल करके आता है। तो इस तरह से जो इंडियन यूथ है उसको काफ़ी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। इंडिया में जो यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में है। मतलब इंडिया जो है वो 3रे नंबर पर आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूरी दुनिया में, याद रखना। और इसमें जो 50,000 स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर में यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, और इन 50,000 में से 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स तो आपके कोविड-19 पैंडमिक के दौरान ही निकल करके आए।
यूनिकॉर्न इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसे स्टार्टअप जिनके मार्केट वैल्यूएशन कैप $1 बिलियन से ज़्यादा की है उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो होते वो भी स्टार्टअप ही हैं बट वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनको यूनिकॉर्न कह देते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही एक रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित हुई थी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यूथ इन इंडिया 2017। इस रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है, मतलब इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर है, वास्ट डाइवर्स कंट्री है और इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, मतलब हालत भी अच्छी है, इकोनॉमी भी अच्छी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूप में यहाँ पर आता है। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रहती हैं। देखो, दुनिया में बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन यहाँ पर है, लेकिन इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो कंपेयर किया गया है कि इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ से क्या सीखना चाहिए कि एजिंग पॉपुलेशन दूसरी कंट्रीज़ में है लेकिन इंडिया में यूथ पॉपुलेशन है, तो हमें इस यूथ पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। ऐसे ही नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 ने भी डिसाइड किया है कि यूथ वो है जो 15 से लेकर के 29 साल की उम्र का है, और 2017 यूथ इन इंडिया रिपोर्ट ने कहा है कि 15 से लेकर के 34 साल तक सभी जो हैं वो यूथ की श्रेणी में आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखो। इसी सब को देखते हुए स्किल इंडिया मिशन चलाया गया 15 जुलाई 2015 में। ये मिशन यहाँ पर चलाया गया और इसमें स्किल सेट्स प्रोवाइड करेंगे। स्किल इंडिया जो है वो बेसिकली 40 सेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके की स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड करा रहा है। स्किल्स ऐसी होंगी जो कि इंडस्ट्री या गवर्नमेंट की नीड के हिसाब से यहाँ पर हों, और ये जो सब वर्क है ये आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर में देखा जाएगा। लगभग हर साल 1 करोड़ यूथ जो है वो स्किल इंडिया मिशन को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से स्किल इंडिया मिशन जो है वो एक डिमांड ड्राइवन जो स्किल है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात करता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर, इस तरीके का ये जो केंद्र है वो तैयार किया जाता है और स्किल डेवलपमेंट पर ट्रेनिंग देना इसका काम यहाँ पर बन जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का जो यूथ है उसको इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल प्रोवाइड करानी है। जैसी इंडस्ट्रीज़ डिमांड कर रही है स्किल की वैसी स्किल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ये स्कीम जो है वो बेसिकली पार्ट बन जाती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 2 फेज़ निबट चुके हैं। ये तीसरा फेज़ जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर हैं। 300 प्लस स्किल कोर्सेज इसके अंदर में अवेलेबल कराए जाते हैं। ओके, तो ये जो है वो एक तरीके से स्किल्ड और सर्टिफाइड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। याद रखना, ये सब चीज़ें काम की हो जाती हैं। जिनको भी मैं हाईलाइट करता हूँ वो तो कम से कम याद रखो, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपका इंडिया की ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ग्लोबल स्किल कैपिटल बनाने में भी मदद करेगा इंडिया को। और इंडिया जो है वो बेसिकली ये भी चाहता है कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि नॉन फार्म सेक्टर की तरफ को जो है वो शिफ्ट करें। उसमें भी हमारी ये मदद कर सकता है। जैसे नॉन फार्म सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो इन सेक्टर्स में हमें अपनी जो वर्कफोर्स है उसको शिफ्ट भी यहाँ पर करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इंडिया के अंदर 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स उभर करके आए। इंडिया का जो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सभी स्टार्टअप्स में से लगभग, ये तो बता दिया मैंने कि 10,000 जो हैं वो कोरोना के समय पर निकल करके आए, लेकिन 450 जो हैं वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप हैं और इसीलिए ये जो है वो फार्म सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो जितने भी इनिशिएटिव हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया के अंदर में यहाँ पर चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि सभी को इंक्लूड करते हैं और सभी स्टेट्स में यहाँ पर उनको अप्लाई किया जा रहा है। स्टेट्स हों, सिटीज़ हों, टाउन्स हों, रूरल एरियाज़ हों, सभी में इस स्टार्टअप इंडिया जो कैंपेन है उसको यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। मिनिस्ट्री आपकी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने जो है वो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान भी इनकी मदद यहाँ पर ली। जो नए नए सामान यहाँ पर बनने थे, लाइक पीपी किट में भी कई सारी जो स्टार्टअप हैं वो यहाँ पर निकल करके आए। ओके, तो ये चीज़ें निकल के आई। उसके अलावा कोविड-19 के दौरान ही जो लोग बेसिकली हमें देखने के लिए मिला अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, जिसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। उस रिवर्स माइग्रेशन के दौरान जो लोग जिनकी जॉब चली गई उनको भी स्किल ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई और उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके की योजना, जो आपकी ये वाली थी ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसी योजना के अंदर में स्पेशल प्रोग्राम चला करके इन माइग्रेंट्स को ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई। ओके, और ये जो है वो बेसिकली इनको रोज़गार प्रोवाइड कराने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया था। लगभग 1.5 लाख के करीब जो माइग्रेंट्स हैं उनको ट्रेन करा जा चुका है इस प्रोग्राम के अंदर में।
ओके, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा ये तो सारे काम जो है वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री देख रही थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कर रही है। 3 वेलफेयर स्कीम इसकी यहाँ पर आपको याद रखनी है, जो कि यूथ के लिए हैं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले यूथ के लिए। जैसे पहली स्कीम यहाँ पर आपको मिलेगी मनरेगा की स्कीम। मनरेगा के अंदर जो है वो बेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये एक तरीके से, और इसमें जो है वो मतलब 100 दिन का जो गारंटीड वर्क है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, और ये अनस्किल्ड वर्क यहाँ पर होता है। अगर वर्क प्रोवाइड नहीं कराया गया तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। ओके, यानी कि अगर वर्क नहीं प्रोवाइड किया तो उसके बावजूद आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो ये स्कीम मनरेगा की स्कीम यहाँ पर है। ऐसे ही दूसरी स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये जो योजना है वो आपकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में चलती है। 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना लॉन्च की गई थी, जब दीनदयाल उपाध्याय जी की 98वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही थी। ओके, तो इसमें एम ये है कि जो यूथ है 15 से लेकर के 35 साल की एज ग्रुप के हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना है रूरल यूथ को, और उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है, और साथ ही साथ ग्लोबली रिलेवेंट जो वर्क फोर्स है उसके अंदर उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बढ़ाना है। ओके, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। तीसरी स्कीम जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में मिलेगी वो है आपका स्किल डेवलपमेंट करना यूजिंग रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी RSETIs के ज़रिए जो रूरल जो स्किल है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही यहाँ पर उठा रखा है। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिएगा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जो रूरल इंस्टीट्यूट है उसको सेटअप करने की बात यहाँ पर है, और जो एक कैंडिडेट है अगर वो इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए स्किल को हासिल करना चाहता है तो वो बैंक से क्रेडिट भी ले सकता है, और अपना जो है वो माइक्रो एंटरप्राइज भी यहाँ पर ओपन कर सकता है, और इससे जो है वो पुअर जो यूथ है रूरल एरिया में उसकी इनकम में भी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं फैमिली में वो कहीं और काम करते होंगे, तो ये बंदा जो है वो कहीं और काम करेगा, जिससे डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। मनरेगा के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, आप आइए काम करिए पैसे ले जाइए। ओके, लेकिन ये जो आपकी बाकी की दोनों स्कीम्स यहाँ पर डिस्कस की गई, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना और ये RSETI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अब इसका नाम बार बार लेने की जरूरत नहीं है, इसको RSETI रहने दो, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट इस तरीके से यहाँ पर देख लो। ये तो दोनों स्कीम हैं बाद वाली, ये दोनों आपकी एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, और या तो बेस प्रोवाइड कराएंगी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लीडिंग, मतलब ये स्किल प्रोवाइड कराएंगी, कमाना आपको खुद से है। लेकिन ऊपर वाली स्कीम में आप अगर स्किल नहीं भी रखते हैं तब भी आपको वेजेस मिल जाएंगे। ओके, तो ये स्कीम्स आपको इस तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो इंस्टीट्यूट हैं आपके RSETIs, ये काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, स्पेशली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के अंदर। और ये भी मतलब जो है वो आपका ट्रेनिंग यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और ये काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि 39 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जा चुका है इसके अंदर, और बाकियों को भी किया जा रहा है जनवरी 2022 में। ये सब नहीं जाना, लेकिन इतना याद रखो कि RSETI नाम के कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद हैं जो रूरल एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। काम क्या है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम इनका बन जाता है। ओके, तो ये प्रोग्राम जो है RSETI के अंदर लगभग 28 स्टेट 7 यूटीज़ में यहाँ पर चल रहे हैं, और इसमें जो है वो 23 लीडिंग बैंक भी यहाँ पर पार्टनरशिप निभा रहे हैं। बैंक का क्या काम, बैंक का काम मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसके अंदर जो यूथ है वो आपका कह सकते हैं कि जो बैंक क्रेडिट है वो यहाँ पर ले सकता है। तो अगर बैंक क्रेडिट यहाँ पर उसको इस तरीके से हासिल होता है तो बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये मिलेगा आपको कि बैंक्स का भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर याद रखना है, ये सारे पॉइंट कि भाई बैंक का क्रेडिट भी अवेलेबल हो सकता है, इनकम डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद यहाँ पर कर सकता है, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक ये RSETI खोलने की बात यहाँ पर है, ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी नोट करो। ओके, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर ओपन करने में ये आपकी मदद इस तरीके से करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो हैं वो आपके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अवेलेबल कराते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। जो भी रूरल पुअर पीपल हैं, ओके, एज ग्रुप क्या है 18 से लेकर के 45 साल के, वो सब इस ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग स्कीम में अलग अलग एज ग्रुप यूथ को डिफाइन किया गया है, तो इतना सब डिटेल में नहीं जाना, मुझे नहीं लगता ये एज ग्रुप पूछा जाएगा, बट फिर भी सिक्योर साइड के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है।
RSETI स्कीम के अंदर में और भी चीज़ें दी गई हैं, लाइक 10 ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो एक्सक्लूसिवली वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। ओके, बाकी चीज़ों को यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर 8 मार्च को नए बैच भी यहाँ पर वुमेन सेंट्रिक कोर्सेज के स्टार्ट किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो वुमेन सेंट्रिक कोर्सेज हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए, लाइक जो सिर्फ वुमेन्स के लिए होगा, लाइक इंटेंस स्टिक्स बनाना, ओके, मेकिंग इंसेंस स्टिक्स, मेकिंग एंड सेलिंग सॉफ्ट टॉयज़, पापड़ है, पिकल है, मसाला पाउडर है, ये सब जो हैं वो वुमेन सेंट्रिक जो हैं वो ये आपके कोर्सेज लॉन्च किए गए। इनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये महिलाएं जो हैं वो आगे जा कर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इससे जो रूरल यूथ है उसको मदद मिलेगी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यहाँ पर बढ़ेंगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में भी जैसा अभी बताया, रूरल यूथ को बेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम है और इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो ये कहती हैं कि इसके लिए जो 50% फंड है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दिया जाएगा और 15% जो फंड है वो आपका माइनॉरिटीज़ की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर खर्च किया जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट यहाँ पर जो हैं वो निकल करके आते हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इस स्कीम का यहाँ पर है कि ये वुमेन्स के लिए एज रिलैक्सेशन का काम यहाँ पर करता है। वुमेन जो हैं वो 45 ईयर तक इस ट्रेनिंग की को यहाँ पर हासिल कर सकती हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है, 45 ईयर तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर में जो आपकी डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट का, उसने लगभग 174 वुमेन सेंट्रिक मोबिलाइजेशन कैंप भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं। ओके, अब ये जो है वो आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स या मॉड्यूल्स आप कह सकते हो या फिर कोर्सेज कह सकते हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की जाती रही हैं और ये आपका अलग अलग डिपार्टमेंट इस काम को यहाँ पर कर रहा है। ओके, तो ये जो ग्रामीण कौशल्य योजना यहाँ पर है ये यूथ की हेल्प करती है पुअर फैमिलीज़ के कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल प्रोग्राम यहाँ पर हासिल कर सके। ये जो प्रोग्राम है इस समय 27 स्टेट 3 यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पर चल रहा है और इसके अंदर काफ़ी लोगों को यूथ को जो है वो आपका कह सकते हैं कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा चुकी है। दिसंबर 2021 में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 285 जॉब फेयर्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए और इसके अंदर जितने भी लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई थी उनको जॉब्स भी ऑफर हो चुकी हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी कि स्पेशल जो पार्टिसिपेंट कंपनीज़ हैं इन लोगों को यहाँ पर मतलब ये कंपनीज़ आई और जॉब फेयर के अंदर में इन लोगों को सेलेक्ट कर करके ले गई। ओके, ये सारी कंपनीज़ के नाम दिए गए हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो आपके 3 मेजर सेक्टर या ट्रेड्स उभर करके आई, ये कंपनीज़ उभर के आई, अलग अलग सेक्टर में थी, कंस्ट्रक्शन में, फार्मास्यूटिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो सारा का सारा जो स्किल है उसका डाइवर्सिफिकेशन यहाँ देखने के लिए मिल गया, अलग अलग सेक्टर में जो स्किल है वो पहुँच जाएगी इस तरीके से। ओके, तो 10 मार्च 2022 को यूनियन जो आपके रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मिस्टर नागेंद्र नाथ, ठीक है, सिन्हा, उन्होंने यहाँ पर एक और बेसिकली वेबिनार यहाँ पर लॉन्च किया जिसका नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयर इनिशिएटिव। और ये जो कैप्टिव एम्प्लॉयर इनिशिएटिव है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर में इस काम को किया गया। कुछ भी नहीं है, कैप्टिव एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि अगर एक बार ट्रेनिंग दे दी तो आप उससे ये उम्मीद रखो कि हम उसको 100% प्लेसमेंट अवेलेबल कराएंगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर याद रखो कि ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलेगा कि एश्योर करता है पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ए मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स विद ए मिनिमम CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी 10,000 रुपये। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से ये चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है। कुल मिला के एश्योर पोस्ट जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट है वो कैप्टिव एम्प्लॉयर के अंदर में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी कुछ किया भी गया है और इसके लिए काफ़ी एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट भी किया गया और ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये रूरल मिनिस्ट्री के बारे में देख लिया, इससे पहले स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में देखा था, लेकिन अब जो है वो हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। ये भी स्किल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग कोर्स जो हैं वो यहाँ पर लागू करते हैं और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये जो कोर्सेज़ हैं जो चलाए गए हैं ये नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्टेट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं या कृषि विकास केंद्र है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के द्वारा लोगों को पहुँचाए जाते हैं। ओके, और इसमें जो स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो तकनीकें हैं वो सिखाई जाती हैं ताकि वो ग्राउंड लेवल पर उनको जा कर के इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, तो स्किल ट्रेनिंग जो है वो आपकी इम्पार्टेड ऑन द क्वालिफिकेशन पैक्ट जो कि डेवलप किया गया है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। एग्रीकल्चर एलाइड एरियाज़ के अंदर कोर्स किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नॉट इम्पोर्टेंट,
बट आप समझो कि इसके अंदर में सिखाया क्या जाता है। तो इसके अंदर में आपको मशरूम प्रोडक्शन, बी कीपिंग, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के बारे में जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की मार से अगर हमें बचना है तो इन चीज़ों पर स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए ही यहाँ पर जो है वो वर्क देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया। इन्होंने एक मिशन चलता था इनका जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ओके, SMEA। उसके अंदर में स्किल ट्रेनिंग और ऑफ रूरल यूथ, STRY नाम का कंपोनेंट यहाँ पर लॉन्च किया 2015-16 से। और इसमें जो है वो एक बैच में 15 ट्रेनी को 7 दिन की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी, ताकि वो अलग अलग एरियाज़ में जा कर के एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, उसकी यील्ड बनाने में मदद कर सके। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके यहाँ पर आती हैं। उसके अलावा एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया था जिसका नाम है डिजी सक्षम, और डिजी सक्षम पोर्टल के अंदर आपको मिलेगा, ये एक तरीके का डिजिटल स्किल प्रोग्राम था जिसमें हम जॉब मार्केट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ओके, और इसमें ये जो पोर्टल है लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है। और स्किल प्रोग्राम जो है उसका मकसद ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ को एनहेंस यहाँ पर करना है, उसको डिजिटल स्किल जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर करानी है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन एरा है, तो नए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें यहाँ पर हमें मदद प्रोवाइड करानी है। ओके, तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनके ज़रिए यूथ को सपोर्ट करना है, और स्पेशली जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें स्किल प्रोवाइड करानी है। तो डिजी सक्षम जो इनिशिएटिव है उसने लगभग 3 लाख से ज़्यादा यूथ को अब तक 1 साल में यहाँ पर कवर कर लिया है, और यहाँ पर उनको एक्सेस भी अवेलेबल कराई है अलग अलग प्रोग्राम के जरिए, लाइक डाटा एनालिटिक्स में उसको ट्रेनिंग दी है, तो जिससे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसके अंदर में वर्क करने लगे हैं बच्चे। ओके, तो ये सब चीज़ें निकल करके आएंगी। ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम है, लाइक यूथ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा खेलो इंडिया स्कीम यहाँ पर चल रही है स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। कई सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाती है। तो ये आर्टिकल आपका ख़त्म होता है। अब चलते हैं आगे, लिखा हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके से मदद कर सकती हैं, स्पेशली रूरल एरिया के अंदर, हम इसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, डिजिटल रेवोल्यूशन आएगा, सिंपल सी बात है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ आप यहाँ पर करोगे, और जो बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, इंटरवेंशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, ओके, वुमेन का एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वलिटी पर इस आर्टिकल में स्पेशल फोकस किया गया है, वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो जेंडर गैप है उसको भी हमें यहाँ पर कम करना है। स्पेशली डिजिटल जेंडर गैप की जो मैन है उसके पास ज़्यादा सुविधाएं हैं, जो वुमेन है उसके पास कम सुविधाएं हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन वुमेन्स का नहीं हो पाया। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमें सुधारने की कोशिश करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ए जेंडर डिजिटल डिवाइड परसिस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रीज ओवर ICT एक्सेस लेवल, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इनकम लेवल एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। ये बात जो है वो इक्वल्स रिसर्च ग्रुप ने बताई, जो कि लेड किया गया यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन्होंने कुल मिला के ये कहा कि एक जेंडर डिजिटल डिवाइड मतलब मैन के पास ज़्यादा एक्सेस है डिजिटल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी, कंपेयर टू द वुमेन। तो ये जो डिवाइड यहाँ पर है ये इस वजह से नहीं है कि आपके पास ICT की सुविधाएं ज़्यादा हैं या कम हैं, ये इस वजह से है क्योंकि आपकी पॉलिसीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। ओके, तो ये कुछ चुनौतियाँ भी यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। तो ये जो डिजिटल जेंडर गैप है इसको अगर हमें क्लोज करना है और बेनिफिट्स यहाँ पर उठाने हैं डिजिटल रेवोल्यूशन के, तो आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, लाइक पे मोर अटेंशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ओके, साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बढ़ाइए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना है, डेली लाइफ्स उनकी इम्पैक्ट करनी है। ओके, वुमेन्स इन इंडिया, जो कि मतलब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वुमेन इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड हैव सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड फ्रॉम द रैपिड चेंज इन द वर्क प्लेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। मतलब किस तरीके से वुमेन इम्पैक्ट होगी अगर हमने ये सब काम किए तो। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और वुमेन एम्पावरमेंट में सीधा रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे चेंजेस किए जाएं, लोगों के कम्युनिकेशन के तरीके बदल गए हैं, बिजनेस कंडक्ट करने के तरीके बदल गए हैं, अब वो ICT का यूज़ यहाँ पर करने लगे हैं। तो अगर हमने लोगों को उस तरीके की स्किल प्रोवाइड नहीं की, स्पेशली वुमेन को, तो वो पीछे रह जाएंगी और हमारा जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म यहाँ पर हो जाएगा। तो ICT सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, तो उनको यहाँ पर जो है वो हमें प्रोवाइड भी कराना है।
Although intellectual resources are valued more highly than physical resources in the industry, industry is non-discriminate. This industry is non-discriminatory. मतलब ICT सभी को इसका फ़ायदा यहाँ पर मिलना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इंडस्ट्री होती है। मैन हो, वुमेन हो, माइनॉरिटी हो, डिसेबल्ड इंडिविजुअल हो, वो सभी इसको यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से जेंडर और जो डिफरेंस है वो क्रिएट यहाँ पर नहीं करती है। ओके, तो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, हर किसी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो। ओके, एजुकेशनल एम्पावरमेंट मतलब जो वुमेन्स है, गर्ल्स हैं, उनको ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिले एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, जो इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड मीडिया है, उसका कनेक्शन यहाँ पर बढ़े, रेडियो टेलीविज़न के जरिए उनको शिक्षा अवेलेबल कराई जाए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। कुछ परेशानियाँ अभी भी रह गई हैं, जैसे डोमेस्टिक लाइफ है, लैक ऑफ मोबिलिटी है, या सोशियो कल्चरल वे ऑफ थिंकिंग है, वुमेंस की एजुकेशन पर इम्पोर्टेंस ना देना। आईसीटी जो है वो इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगी, इन चीज़ों को ख़त्म करके डिजिटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश यहाँ पर करेगी। ओके, ऐसे ही हेल्थ एम्पावरमेंट कर सकते हैं। वुमेन से रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर ग्लोबल, रीजनल, नेशनल लेवल पर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलते हैं जो कि आईसीटी के ज़रिए ही यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, कई सारी और चीज़ें हैं, लाइक उनके राइट्स से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव राइट्स हो सकते हैं, सेक्सुअल राइट्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में जो ब्रॉडकास्ट है वो यहाँ पर किया जाता है पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ओके, लाइक स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वुमेन जो हैं वो कितना अनपेड वर्क यहाँ पर करती हैं, कितने घंटे का वर्क यहाँ पर कर रही हैं, उनकी सेहत पर ध्यान दिया जाए वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपको हेल्थ एम्पावरमेंट के अंदर में मिल जाएंगी। ऐसे ही आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो आईसीटी का यूज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में, स्पेशली वुमेन और उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो आईसीटी है उसको यूज़ किया जाता है ताकि उन लोग, महिलाओं को उनके राइट्स जो हैं वो बताए जा सके, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स उनके यहाँ पर बताए जा सकते हैं। ओके, तो वुमेन की जो वॉइस है उसको जो एम्पलीफाई करने के लिए बेसिकली ये नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ की जाएंगी। आईसीटी जो है वो बेसिकली अल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के काम में आ सकता है, लाइक एनजीओ वगैरह खोल सकते हैं आप यहाँ पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज़म कर सकती हैं वुमेन्स। ओके, वुमेन्स का एंगेजमेंट बढ़ सकता है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, तो ये सब चीज़ें निकल करके यहाँ पर आती हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी यहाँ पर है। वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आईसीटी के द्वारा डायरेक्ट हो सकता है, लाइक बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको डिजिटाइज किया जा सकता है और जिससे वो अपनी फैमिली का केयर यहाँ पर कर सकती हैं। उसके अलावा आईसीटी जो है वो वुमेन को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती हैं जिससे जो है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ जाती हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं जिससे वुमेन जो हैं वो सेल्फ रिलायंट यहाँ पर हो सकती हैं। इससे जेंडर डिवाइड जो है वो यहाँ पर ब्रिज हो जाता है, कम हो जाता है, और डिजिटाइजेशन जो है वो आपका एक तरीके से पोटेंशियल है जो कि वुमेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक्सेस कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें निकल करके आएंगी। इसके अलावा डीबीटी की भी शुरुआत की गई, लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की शुरुआत यहाँ पर की गई, और इससे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो आईसीटी के ज़रिए ही टाइमली डिलीवर यहाँ पर किए जा रहे हैं। बेनिफिशियरी के बैंक, पोस्टल अकाउंट्स को आधार से सीड किया गया, और जो जन धन अकाउंट यहाँ पर खोले गए उसमें भी प्रायोरिटी वुमेन अकाउंट को यहाँ पर दी गई। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि डीबीटी जो है वो लगभग 310 स्कीम्स के साथ में लगभग यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। मतलब अलग अलग स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिए जाते हैं, डीबीटी दिए जाते हैं, लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो पीएम किसान स्कीम के अंदर यहाँ पर डीबीटी मिल जाएगा। ठीक है, और भी स्कीम्स यहाँ पर हैं, 70 तरीके की स्कीम है जिसके अंदर डीबीटी अवेलेबल कराया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। उसके अलावा डीबीटी वगैरह के ज़रिए हैं या फिर और गवर्नेंस रिफॉर्म है जिसकी वजह से हम जो है वो बेनिफिशरीज़ का डुप्लीकेशन है या फिर लीकेज है राशन वगैरह का होता है जैसे, ठीक है, उसको यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो डीबीटी के ज़रिए सिस्टम में एफिशिएंसी आई है, इफेक्टिवनेस आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है और अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर बनी है। तो इससे क्या है, जो मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट का प्रोविज़न है वो यहाँ पर खुल करके सामने आया। डीबीटी से रिलेटेड कुछ और स्कीम्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर हैं, जो भी वो बेसिकली महिलाओं के और एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए जो वर्क यहाँ पर करती हैं, उनको भी डीबीटी प्रोवाइड कराया जाता है। लाइक उनको दिया जाता है 4500 रुपये पर महीना। ओके, फिर उनसे कुछ और नीचे लेवल पर हों उनको 3500 रुपये पर महीना, ऐसे ही आगे इस तरीके से अमाउंट दिया जाता है। अमाउंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उनको फिर आप यहाँ पर देखोगे कि
और वर्किंग कंडीशन भी उनके लिए इम्प्रूव की जा रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। ये सब काम मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री साथ में मिलकर के करती हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी साथ में मिलकर के इस काम को यहाँ पर अंजाम देते हैं। तो ये सारी स्कीम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा है। जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर है। और ये जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर में लॉन्च किया गया है। इसमें जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ये आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, स्पेशली 11 से 14 साल के लिए, उनको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल कराए जाएंगे। राइट, तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स भी यहाँ पर चली हुई है। इसके अंदर जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको एजुकेट और एम्पावर करने के लिए स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। जो स्टूडेंट्स स्कूल से निकल चुके हैं उनको घर पर जा कर के ये चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही थी, और या फिर उनको जो फॉर्मल स्कूलिंग है उसमें बैक लाने की कोशिश, यानी वापस स्कूल सिस्टम में ऐड करने की कोशिश जारी है। ओके, तो ये स्कीम इस तरीके से यहाँ पर वर्क करती हैं। ऐसे ही नेशनल क्रैश सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो वर्किंग मदर्स हैं उनको डे टाइम फैसिलिटी उनके बच्चे की केयर के लिए वर्किंग प्लेस में अवेलेबल कराने के लिए, याद रखना चिल्ड्रंस की जो एज है वो 6 मंथ से लेकर के 6 साल तक की यहाँ पर होगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसमें जो है वो जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पर बच्चे के लिए डे केयर सेंटर होंगे, यानी स्लीपिंग क्वार्टर्स बने हुए होंगे, न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स यहाँ पर होंगे। उसके अलावा ग्रोथ का सर्विलेंस भी यहाँ पर होगा, हेल्थ इम्यूनाइजेशन का एग्जामिनेशन भी यहाँ पर होगा, और प्री स्कूल एजुकेशन का ध्यान भी वहाँ पर रखा जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें निकल करके आई। उसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है। जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं, डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड से यहाँ पर आते हैं, उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हासिल कराना है। तो इसके लिए जो ICPS स्कीम है इसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो चलाई गई है इस तरीके से। ओके, तो ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो है वो स्कीम लॉन्च की गई। उसके अलावा स्वाधार गृह नाम की स्कीम है। स्वाधार गृह नाम की स्कीम जो है वो ऐसी वुमेन्स के लिए हैं जिनके पास हाउस नहीं है, फूड नहीं है, क्लॉथ नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, केयर नहीं है। ऐसी सभी वुमेन्स को एक अलग वुमेन ग्रुप के द्वारा, जिसमें 30 वुमेन होंगी, उनके द्वारा हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इस स्कीम के अंदर में हर डिस्ट्रिक्ट में स्वाधार गृह बनाए जाएंगे। ये एक घर होगा जिसके अंदर 30 वुमेन जो हैं वो एक ग्रुप बना करके रहेंगी और ऐसी सभी वुमेन्स की मदद करेंगी जिनके पास ये सुविधाएं नीचे नहीं हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर आपने उज्ज्वला स्कीम के बारे में सुना होगा, ठीक है, जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात है। LPG कनेक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या दिया है इसको इग्नोर मारो, मुझे लगता है गलत लिख दिया इन्होंने उज्ज्वला स्कीम के अंदर में यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर विक्टिम उन ये सब बारे में पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ सही लिखा है इन्होंने। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। उसके अलावा जो डिजिटाइजेशन है उसका यूज़ कर सकते हैं जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए। ये तो सिंपल सी बात हो गई, किस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी तो पूरा आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर मदद की तो हम वुमेन्स को उनके ह्यूमन राइट्स, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल प्रायोरिटीज़, सेफगार्ड, ये सब प्रोवाइड करा सकते हैं। इथिकल फ्रेमवर्क हैं, AI ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग, जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर हैं जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड, उनके बारे में उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इस सब के ऊपर हमें टॉप प्रायोरिटी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रखनी है। ओके, तो इस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन यहाँ पर ला सकते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं निकलता। बहुत ही मतलब एक तरीके से अजीब आर्टिकल यहाँ पर था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देख लो, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही आएगा। वुमेन का या फिर डिजिटल रेवोल्यूशन का कुछ आपसे लिंक करके यहाँ पर पूछ ले तो ये जो सब स्कीम्स यहाँ पर हैं इसके ज़रिए आपको आर्टिकल ख़त्म करना। हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आप लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जितनी याद रहें उतना ठीक, ना रहें तो ठीक। ओके, बट इतना तो आपको कम से कम पढ़ ही लेना है यहाँ से उठा करके। तो ये आर्टिकल यहाँ पर आपका ख़त्म होता है और इस तरीके से मैगज़ीन भी ख़त्म यहाँ पर हो ही गई। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।